मॉर्निंग सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ हैं। मोहम्मद शुएब और हमारे साथ है बारिश, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत अच्छी बारिश, बहुत अच्छी बारिश। लेकिन ज्यादा पानी नहीं आया। वैसे तो फॉर्मूला तो यही है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन ये फार्मूला सिंध का फार्मूला है, कराची का फार्मूला है, यहाँ का नहीं है। पानी जम जाता है, यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पानी निकल जाता है। ज़ाहिर जी मौसम बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार, सोचा सबसे पहले उसी की बात करें। वैसे आज जब मैं सुबह निकला तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बारिश है। मैंने भी जब ये ड्रेस पहनी तो मुझे बाद में मैंने कहा ओह, इसका मतलब आज सारे दिन मुझे ऐसे उठाकर चलना पड़ेगा। और मैंने फौरन से आवाज लगी कि बेटी को कैप पहना के भेजो, बाहर जरा ठंड लग रही है। अच्छा, आप मिरहा को ड्रॉप करते हुए आते हैं? अच्छा, तभी आप मुझसे पहले इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं वैसे भी नहीं, अमूमन आप बहुत जल्दी, मतलब आपकी तैयारी तो आधे घंटे में भी हो जाने वाली है ना। जरा खवातीन की तैयारी आपको पता है थोड़ा सा, हालांकि आप तो बहुत जल्दी तैयार होती हैं। ऑनेस्टली मैं आपसे पहले आता हूं, फिर भी हम इकट्ठे तैयार होकर यहाँ पहुंचते हैं। ये वेरी क्विक, माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलें प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं जनाब, और सबसे पहले बात करेंगे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की। कल क्या जबरदस्त तकरीब थी फैसल मस्जिद में, उसके विजुअल्स बड़े प्यारे थे। आज उसी का हवाला सबसे पहले आपको देंगे, डिटेल्स के साथ उस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा साल तक 45 लाख खानदानों को अपना कारोबार शुरू करने और अपने घर की तामीर के लिए 1000 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। द फोकस इज बिला सूद, इंटरेस्ट फ्री कर्जे। ये पहली बार हो रहा है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी। और यहाँ पर हम ये देखने कि कारोबार और घर, जब ये दोनों चीजें साथ साथ शुरू होंगी तो ना सिर्फ मौशी तौर पर पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे, जबकि हम ये भी कह सकते हैं कि गरीब का जो पुरसाने हाल न समझा जाता था, अब गरीबों की सुनवाई होने लगी। लिहाजा घरों की तामीर के लिए बैंकों ने अब तक 45 अरब रुपए के कर्जे दिए हैं। और माजी में डेफिनेटली हमने कहा कि इसकी कहीं पर एग्जाम्पल कोट होते भी आपको दिखाई नहीं देती। ताहम पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के इजरा की तकरीब में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया तो कहा कि देहात में 3.5 लाख रुपए तक, जबकि शहरों में 5 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। एग्जैक्टली, ताकि लोग अपना रोजगार कमाने के काबिल हो जाएं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जब कहा कि वो जॉब्स देंगे, यानी नौकरियां देंगे, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो दैट्स हाउ ही इज डूइंग। एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है और उसमें अब लोग न सिर्फ खुद कमाएंगे बल्कि उनकी वजह से, उनके उस कारोबार की वजह से बहुत से और लोग बरसरे रोजगार हो जाएंगे। घर की तामीर, इसकी बात भी कर लेते हैं। इसमें 20 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है, यानी बिला सूद कर्जे की हम बात करें, जो कि आई थिंक टियर 0 है, उसकी हम बात करें। हुकूमत जो है वो नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाएगी ताकि वो अपना रोजगार कमाने के काबिल हो सके। उन्होंने कहा कि रवा माह के आखिर तक, यानी जो मार्च का महीना है, पंजाब के हर खानदान के पास सेहत इंसाफ कार्ड होगा, यानी नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड होगा। इसके जरिए वो किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल से अपना इलाज करा सकेंगे। किसी भी सरकारी और कुछ निजी, ज़ाहिर है क्योंकि ज़ाहिर है कुछ पैनल पर हैं और जिससे वो अपना इलाज करा सकेंगे। इस पर हम इसलिए बात ज़्यादा करते हैं ताकि आप जान सकें, जब आप चेक करें कि आपकी अहलियत, उसके बाद वो एक लिंक आता है जिस पर आपको मालूम होता है कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि इसके साथ मुंसलिक है, ताकि आप वहाँ पर जाकर इलाज करा सकें। अच्छा, इसमें मैं ये भी कहूँगी कि शुएब, जब हम नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की बात करते हैं, कुछ लोगों को इसमें मुश्किलात भी दरपेश आती हैं। आपने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। ऐसा नहीं कि हुकूमत के पास आपकी इन मुश्किलात का हल नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट इस हवाले से आपके मामलात को हल भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ जहां पर इस सेहत कार्ड से मुतालिक आपके किसी हॉस्पिटल से रहनुमाई हो पा रही है और आपको पता है कि यहाँ से इस कैब के अंदर रहते हुए इलाज मुमकिन है, तो इस हवाले से आपने अपने इर्द गिर्द के बाकी लोगों की भी मदद गाइड करना है। बिल्कुल, ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की निशानी भी है। अच्छा, चलें कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो हम बात करें कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल इस तकरीर खिताब पे उसका हवाला हमने दिया, जरा इस पर डिटेल से बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार साहब ने। उस्मान डार साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना ही चाह रहे हैं, कुछ डिटेल्स हमने शेयर की हैं, लेकिन जब हम शहरी इलाकों की और देही इलाकों की बात करते हैं तो क्या इन्हीं इलाकों में खवातीन के लिए कोई कोटा भी मुख्तस किया गया है? की अहलियत के लिए हमने एज ब्रैकेट रखा है, 21 साल से लेके 45 साल के उम्र के अफराद जो हैं, तमाम पाकिस्तानी जो नेशनल आईडी कार्ड रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आईटी सेक्टर के जो नौजवान हैं, ख़ास उनके लिए हमने 18 साल से 21 साल का एज ब्रैकेट रखा है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ई-कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसलिए हमने 18 से 21 साल ख़ास तौर पे आईटी के नौजवानों के लिए रखा है। जहाँ तक ख़वातीन की बात है, 25 अरब रुपए हमने 100 अरब में से
रखे हैं ख़वातीन के लिए, चाहे वो देहात से हों चाहे वो शहर से हों, वो हासिल कर सकती हैं। और मुझे दिली खुशी है अभी तक 3,000 से ज़ायद ख़वातीन अपना कारोबार शुरू कर चुकी हैं, एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। 3 अरब के करीब रकम उनमें तकसीम हो चुकी है। और एक वो दौर था जब ख़वातीन हम समझते थे कि हमारी सिर्फ ब्यूटी पार्लर रन कर सकती हैं। आज माशाल्लाह वो IT सेक्टर में, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आप वेब ऐप डेवलपमेंट की बात करें, वेब डिज़ाइनिंग की बात करें, वीडियो मेकिंग की बात करें, इवन सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, तो माशाल्लाह हमारी ख़वातीन ज़बरदस्त बतौर एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ रही हैं। और कामयाब जवान प्रोग्राम हमारी ख़वातीन को एम्पावर करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा कर्जे दिए जा रहे हैं नौजवानों को या फिर खवातीन के हवाले से अगर हम बात करें? अभी तक जो 3 सेक्टर्स हैं जिनमें हम कर्ज दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे तकरीबन कोई 60 से 70% के करीब जो कर्जे हैं वो सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा रिटेल शॉप्स, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ख़ास तौर पे ऊबर और क्रीम के लिए नौजवानों ने कर्ज हासिल किया और सर्विस सेक्टर में तकरीबन आप कह सकते हैं ऑन एवरेज 2 लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा किया। हमारी कोशिश है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दें ताकि जो रोज़गार है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ख़ास तौर पे उसमें अगर एक कारोबार कोई शुरू करता है नौजवान 1 करोड़ या 2 करोड़ हासिल करके, तो वो साथ में 4 से 5 लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा कर रहा है। तो अब तक की जो हमारी अदाद-ओ-शुमार है उसमें सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कर्ज दिया गया है। चलें सर, एक बात और भी ज़ाहिर है, जब बात कर्जे देने की हम कर रहे हैं तो इसमें ये तो है नहीं कि जिसका जी चाहा वो गया और उसने कहा मुझे कर्जा दे दो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेकर जाएगा, उस पर ज़ाहिर है सारा मामला डिपेंड करता है। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कितनी अहम है कि यार ये अच्छी होगी तो कर्जा मिलेगा भाई? देखिए, बिज़नेस फिजिबिलिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तमाम जो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं 21 के 21 वो नौजवानों की बिज़नेस फिजिबिलिटी की बुनियाद पर उन्हें कर्ज दे रहे हैं। और अब तक जो बहुत बड़ी तादाद में लोन रिजेक्ट किए गए उसकी बुनियादी वजह यही थी कि नौजवान या तो फिजिबिलिटी नहीं दे सके बिज़नेस की, या वो जो बिज़नेस फिजिबिलिटी उन्होंने दी बैंक्स को उसका वो दफ़ा नहीं कर सके, मुतमिन नहीं कर सके प्रैक्टिकली, या दौरान इंटरव्यू बैंक्स उनसे मुतमिन नहीं हुए और उस वजह से उनके लोन रिजेक्ट कर दिए गए। बैंक को दरअसल बिज़नेस फिजिबिलिटी में यही देखना है कि जो हर माह एक किस्त नौजवान ने अदा करनी है कर्ज हासिल करने के बाद, आया इस बिज़नेस फिजिबिलिटी में या इस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल है कि ये माहाना किस्त अदा कर सकता है। तो मेरा आपके चैनल से, PTV से नौजवानों को पैगाम है, भरपूर तैयारी करके आएँ, प्रॉपर बिज़नेस फिजिबिलिटी के साथ अप्लाई करें और फिर उसी बिज़नेस फिजिबिलिटी को आप दफ़ा कर सकें। और आप दौरान इंटरव्यू बैंक को या जब आपके पास कोई थर्ड पार्टी आती है उन्हें कायल कर सकें, मुतमिन कर सकें कि आपको इस बिज़नेस की नौ हो, आप इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं, आपकी तमाम स्किल सेट्स मौजूद हैं। वसाइल की कमी थी वो बैंक आपकी पूरी कर देगा। और मेरी उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद भी है जो लोन हासिल कर चुके हैं और जो आगे अप्लाई कर रहे हैं वो भरपूर तैयारी करके हैं। मुबारकबाद आप दे ही रहे हैं उन जवानों को जिन्हें कर्जे मिल गए हैं, और आपकी किसी बात से हमें ये मालूम भी हो सका है कि अगर किसी के पास अच्छा प्लान है तब उसे कर्जा मिलेगा। लेकिन एक सवाल और भी है, वो ये है कि जिस तरह से हमारे पास मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, यहाँ पर भी आपने कोई रखा है कि इतने % लोगों को कर्जा देना है, इतने को नहीं देना है? मतलब कौन कौन इसके लिए अहल हो सकता है ये बताइए, या बल्कि यूं बता दीजिए कौन अहल नहीं है। हाँ, ये बता दें। तक कर्ज हासिल करने के जो लोग अहल नहीं हैं उसके लिए जो हमारा मैकेनिज़्म है, हमने इसमें नादरा का चेक लगाया। जब भी कोई एप्लीकेशन हमें रिसीव होती है वो डायरेक्टली नादरा में जाती है और बुनियादी तौर पे नादरा में जो चंद चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं, एक ऐसे वो तमाम अफराद जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। ऐसे अफराद जो पहले डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, पहले कहीं से कर्ज ले चुके हैं लेकिन वो अदा नहीं कर सके, वो भी कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है।
ऐसे अफराद जिनकी एज ब्रैकेट 18 साल से लेके 45 साल में नहीं है, या वो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या वो 18 साल से कम के हैं, वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। अगर आपने अपने यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं किए, अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपने कभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा नहीं की है, तो अगर आप कि ये तमाम जो मसाइल हैं या जो आपकी एक हिस्ट्री है वो अगर क्लियर नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कामयाब जवान प्रोग्राम का लोन या कर्ज हासिल करने के अहल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक बात और भी उस्मान डार साहब, जो गवर्नमेंट इदारों से मुंसलिक यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हों, लेकिन किसी न किसी गवर्नमेंट के इदारे से मुंसलिक हैं, वो ले सकते हैं सर कर्ज? देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते या वो कर्ज हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो ज़रा नहीं ले सकते। अब एक सवाल और भी है कि टाइम कितना लगता है जरिए? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैंने कर्जा अप्लाई किया है या फॉर दैट मैटर कि किसी छोटे बच्चे ने जिससे हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन है और वो करके एक बच्चा कुछ करना चाह रहा है, छोटा बच्चा नहीं है वो एक्चुअली वो मेरे बहन ग्रेजुएशन ने कंप्लीट की ना, तो वो उन तमाम बच्चियों को तो मैं इसी नजर से देखती हूँ। बट एनीवेज, अगर इस तरह के स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कितने अरसे में उन्हें ये लोन मिल जाएगा? शुरू में तो हमें आप कह सकती हैं कि 8 माह 9 माह तकरीबन 1 साल भी लगा है लोन एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट करने में। उसमें 2-3 बहुत बड़ी वजूहात थी। एक तो कोरोना पेंडेमिक, जो कि हमने ये स्कीम 2019 के आखिर में लॉन्च की और साथ ही 2020 के शुरू में कोरोना आ गया। बैंक्स लॉकडाउन की वजह से कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थे। जो लोग जिनको कर्ज अप्रूव हो चुका था वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो 2020 तकरीबन हमारा स्ट्रगलिंग साल था और 2021 में हमने 27 अरब से ज़ायद के कर्ज जारी भी किए। और 2021 की अगर मैं लोन डिस्पर्समेंट यानी कि कर्ज जारी करने की एवरेज देखूं, तो आप कह सकते हैं कि 4 से 5 माह के अंदर कर्ज हासिल करने में नौजवान कामयाब हो जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको 60 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर डिस्पर्समेंट में लेके आएँ। अब काफ़ी हद तक बैंक जो हमारा कामयाब जवान .gov.pk का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, मेरिटोक्रेसी के लिए, उस सिस्टम के साथ भी अब तमाम जो बैंक्स हैं वो यूज़ टू हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में 2021 के मुकाबले में 100% ज़्यादा काम होगा और तेज़ी से कर्जे दिए जाएंगे। ठीक है सर, बस लास्टली एक बात और बता दीजिएगा कि पोर्टल की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हमने ये देखा है कि जिस तरह नया पाकिस्तान, अगर हम घर की बात करें तो ज़रा डायरेक्टली बैंक जाना है, बैंक के साथ आपने शेयर करना है, बैंक के साथ आपका मामला होगा, हुकूमत सिर्फ एक उसको ओवरलुक कर रही है या चीज़ें ऊपर से देख रही है। तो इस केस में यानी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में किसी ने कर्ज लेना हो तो क्या पोर्टल पर अप्लाई करना है सर या डायरेक्टली बैंक ही जाना है? अगर बीच में कोई एजेंट कहे कि भैया मुझे दो 5,000 मैं आपका कर्ज अप्रूव करा दूं, तो सर उसका भी क्या मामला है? देखिए, कर्ज आप पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर से अप्लाई करें या अपने ऑफिस से अप्लाई करें या यूनिवर्सिटी कॉलेज से करें। या दूसरा, अगर आपको कोई मुआवनत की ज़रूरत है उस सिलसिले में आप मुतल्लिका बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं। ब्रांच मैनेजर आपको ज़रूर इस स्कीम के हदो हाल और उस हवाले से गाइड भी कर सकता है, आपकी रहनुमाई भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और आपने डिटेल से इस प्लान से मुतालिक हमसे शेयर किया। उन नौजवानों के लिए जो 18 साल से लेकर 40 साल तक के हैं वो कर्ज ले सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है वो सब कुछ बता दिया गया है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। और पिछले 3-4 दिन से जो ज़्यादा मामला गर्म रहा वो क्या था? पेट्रोल प्राइस 10 रुपये सस्ता हुआ। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हुआ। अब लोगों ने कहा जी सस्ता कैसे हुआ, और ये भी एक खदशा था कि दोबारा से कहीं महंगा ना हो जाए। तो ये जो पूरा फॉर्मूला था कि किस तरह से हम सस्ता कर पाए पेट्रोल, वो इमरान खान साहब ने बता दिए। पेट्रोल, डीजल और बिजली के नर्ख, इस पर सब्सिडी कैसे दी गई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसकी वजह बता दी है। और जो वजह बताई है वो जरा आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं भी जो कि ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। हम आप सब तक ये पैगाम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि एफबीआर ने महसूलात के फरवरी के हदफ को कामयाबी से हासिल किया है
और इस दौरान 441 अरब रुपए के टैक्स महसूलात वसूल किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एफबीआर की मजमूई टैक्स वसूलियों में 28.5%, जबकि माहाना बुनियाद पर 30% इजाफा हुआ है। लिहाजा ये भी कहते हैं कि एफबीआर की कारकर्दगी के नतीजे में हम पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए हैं, जिससे लोगों को रिलीफ फराहम किया गया है। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये बात दरियाब कि अब से पेट्रोल प्राइस एफबीआर पे डिपेंडेंट है। तो एफबीआर भाईजान प्लीज ज्यादा अच्छा काम करें, पहले बड़ा अच्छा काम करें, क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे तो पेट्रोल की प्राइस और कम होगी। तर्जुमान एफबीआर असद ताहिर जप्पा साहब ने हमें ज्वाइन भी कर लिया, उनसे हम इस पर बात करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद और थैंक यू भी बोल देंगे। शुक्रिया ना आप टैक्स अदा करते, ना हम लोगों को इतना थोड़ा सा रिलीफ मिलता। ज़ाहिर आप लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया, उसका ज़ाहिर हमें एक फायदा मिल रहा है। सर तो थोड़ा सा प्लीज बताएं कि इसी तरह से चलते रहेंगे मार्च में भी, तो हम उम्मीद रखें कि मजीद पेट्रोल सस्ता होगा आपकी वजह से? न्यूज़ का मुझे मॉर्निंग नशरियात में एक मतलब फिर ये मौका देने का, मैं पूरी कौम को, आपके नाजरीन को एफबीआर की इस कामयाबी पे, जिस तरह कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में हमें दाद तहसीन दी है, मैं आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको पूरे अज़्म और यकीन के साथ इस बात का इआदा करते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एफबीआर इंशाअल्लाह 30 जून को इस मुल्क में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हम पे एतमाद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम 30 जून को इस फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम पे इस मुल्क में पहली मरतबा 6000 अरब का एक खतीर रकम के महसूलात को इकट्ठे करने का रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो बड़ी जबरदस्त फिगर आपने शेयर कर दी सर, ये तो और अच्छी बात हो गई। थोड़ा सा बताएं कि ये ज़ाहिर है हर मंथ आपके टारगेट्स हैं, उसकी वजह से हम ये टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं। फरवरी 441 अरब आपने अचीव किया, मार्च का टारगेट क्या है सर? सर मार्च में हमने 608 अरब का टारगेट है हमारा मंथली टारगेट इंशाअल्लाह, जिसके लिए हम पुरअज़्म हैं और हम बड़ी खुशदिली के साथ और खुद एतमादी के साथ उसको हासिल करने की हमने पूरी मनसूबाबंदी कर रखी है। ये बताएं मुझे कि आप लोगों ने क्या किया है, ये नया प्लान कहां से आया है, ये हुआ क्या है कि इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? थोड़ा शेयर तो करें व्हाट एक्चुअली यू हैव डन। अगर आपको याद हो तो मैं आपके प्रोग्राम में जिस तरह मुसलसल ये कहता आया हूँ और दीगर टीवी चैनल्स पे भी जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं इस मुल्क में एक नए टैक्स निज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं एफबीआर के नए विजन की बात कर रहा हूँ, जो डिजिटल है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो एक शफाफ निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम टैक्स पेयर को रिलीफ की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसा निज़ाम इस मुल्क में लागू करने के लिए दिन रात कोशा है जो ट्रांसपेरेंट हो, जिस पे लोगों का एतमाद हो, जिसमें लोगों के रिफंड न रोके जाएं, जिसमें लोगों से कोई एडवांस पैसा धौंस धांधली से न मांगा जाए, जो क्लीन टैक्सेशन पर मबनी है, जो हमारे एफबीआर के ड्यू टैक्सेस हैं, हम उसको एक शफाफ निज़ाम के जरिए इस कौमी खजाने में लाने के लिए एक डिजिटल एफबीआर का विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जो दो बड़े सेक्टर हैं, रिटेल सेक्टर के लिए हमने जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम शुरू किया हुआ है, जिसके लिए मैं आपके प्रोग्राम में आ चुका हूं। हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए उसका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पहले ही हम टबैको और शुगर सेक्टर पे ला चुके हैं। ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो आप लोग टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और जो हुकूमती खजाने के लिए रकम खर्च की जा रही है, उसके अंदर कितना फासला है, कितना तनासुब हम देख सकते हैं? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने पहले मुश्किल फैसले लिए थे, अब उनके पॉजिटिव नतीजे सामने आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक मार्जिन होगा ना कि खजाने में 500 अरब रुपए अगर जमा हुए हैं एफबीआर की बदौलत, तो हुकूमत उसमें से 300 अरब रुपया जो है वो खर्च करने जा रही है। जरा ये अदाद शुमार कुछ हमसे भी डिस्कस कीजिएगा। बिल्कुल, ये जो अभी जिस रिलीफ की वज़ीर-ए-आज़म साहब बात कर रहे हैं, पेट्रोल पे, बिजली पे सब्सिडी की, उसकी कुल जो अमाउंट है कोई 260 अरब बनती है। हमारे पास अभी जो एग्जैक्टली इस वक्त क्वेश्चन चल रहा है, एफबीआर इस जो रिवाइज टारगेट है हमारा, मैं आपके नाजरीन को बताता चलूँ कि एफबीआर का जो इस मौजूदा माली साल का टारगेट हमें मिला था वो 5829 रुपए का था, जिसको बढ़ा के अब 6129 कर दिया गया है। और इस 300 अरब को हम पहले ही 268 अरब हम अपने महसूलात के टारगेट से ज्यादा हासिल कर चुके हैं। तो ये जो 300 अरब एक्स्ट्रा शायद रिवाइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये 300 अरब
मैं देख रहा हूं कि ये अवाम के रिलीफ के लिए सब्सिडी की शक्ल में हुकूमत अवाम के ऊपर खर्च करने का मंसूबा कर चुकी है। ठीक है, बस एक जुमला सर, और कहीं से कोई चैलेंज का सामना भी है एफबीआर को? जी, एफबीआर को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। हम एक बड़े मुश्किल इकोनॉमिक रिजीम में जो हमारी इकोनॉमी है वो आपके इल्म में एक बड़ा चैलेंज जो एफबीआर को दरपेश है। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कैश इकोनॉमी है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसके लिए हम इसको डिजिटल करने जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी बदौलत एक शफाफ निज़ाम तेजी से इस मुल्क में आगे आएगा और हर शख्स अपनी आमदन के मुताबिक इकोनॉमी इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एफबीआर। थैंक यू सो मच। असद साहब साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। ये जो आवाम को सहूलियात देने बात करते जा रहे हैं, जितना टैक्स इकट्ठा होगा उतना ही गवर्नमेंट के पास कुशन होगा कि आप पे खर्च कर सके, और जब आप पर खर्च करने की नहीं, हम पर, आवाम पर खर्च करने की है और शहरों की सहूलत में इजाफा करने की, तो एक और स्टेप है जो लिया गया, और वो है नादरा के नए रजिस्ट्रेशन मराकज़ कायम करने का। 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज़ मुल्क भर में कायम किए गए हैं। और ये भी जो खबर है वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर के जरिए आवाम तक पहुंचाई और कहा कि नादरा की जानिब से कायम किए जाने वाले जो नए रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं मुख्तलिफ तहसीलों में बनाए गए हैं, जहां पर पहले ये सहूलियात मौजूद नहीं थी। लिहाजा नादरा ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 13, सिंध में 22, खैबर पख्तूनख्वा में 16, गिलगित बल्तिस्तान में 11, पंजाब में भी 11, आजाद जम्मू कश्मीर में 12 और रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक नया रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किया है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा हम ये होता हुआ देखेंगे कि बाज़ औक़ात आपका शहर कोई और है लेकिन आपको तहसील या जिला या गांव या कस्बा कोई दूसरा लग रहा था, तो आपको एक तवील सफर करके उस शहर तक या उसके करीबी किसी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब ये जो सहूलत है वो आपको आपके तहसील में, आपके जिले में, आपके कस्बे में, आपके टाउन में मैसर होगी। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा स्टेप है जो लिया गया। बढ़ते हैं आगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर जंगली हयात का दिन मनाया जा रहा है। मकसद क्या है इस दिन को मनाने का? ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, नापैद होती जंगली हयात है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी इसको देख लेते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में इस हवाले से क्या काम किया गया। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है कि इस दफ़ा हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए क्या किया, और बिलखुसूस अगर मागला हिल्स नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें बहुत सी खूबसूरत मिसालें हमारे सामने एक रिपोर्ट का हिस्सा बनाई, आपको दिखाते हैं। हर साल 3 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जाता है। एक आलमी तंजीम के मुताबिक 1970 के बाद से वाइल्ड लाइफ की आबादी में तशवीशनाक तौर पर 68% कमी वाक़या हुई है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। जंगली हयात बका की जंग लड़ रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की पहली वाइल्ड लाइफ पॉलिसी वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए भिजवाई जा चुकी है। नई पॉलिसी के नफाज से नायाब जानवरों और परिंदों की स्मगलिंग रोकी जा सकेगी। वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरत मार्गला हिल्स में पहले कॉमन एशियन लेपर्ड प्रिजर्वेशन जोन का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें 2 लेपर्ड्स बिल्लियों को आजाद छोड़ा गया, जहां वो आजाद जिंदगी गुजार सकेंगी। लेपर्ड जोन का मकसद इंतहाई खतरे से 2-4 जंगली बिल्लियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में कुदरती माहौल को महफूज बनाने के लिए बिलियन ट्री सुनामी जैसे मंसूबे मुतारिफ करवाए गए, ताकि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रीना सईद खान साहिबा ने, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट की चेयरपर्सन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? थैंक यू। चंद रोज पहले बड़ी खूबसूरत सी विडियो थी, 2 लेपर्ड कैट्स को जिस तरह से आज़ाद किया गया उस फजा में, तो बड़ा खूबसूरत वो विजुअल था। इस तरह की और कितनी कहानियां जो हम तक नहीं पहुंची?
जी बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, Okay. बट अब देयर सो मच मीडिया इंटरेस्ट हमारे में, बिकॉज हम कैपिटल में हैं। Yes. और लोग भी इतराज़ करते हैं कि इतने और ज़्यादा खूबसूरत नेशनल पार्क हैं Yes. पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली इतनी मीडिया कवरेज उन पर नहीं होती। तो आई अपोलोजाइज, बट ये है कि हम भी एक मॉडल बनना चाहते हैं, मॉडल नेशनल पार्क बाकी मुल्क के लिए। इसलिए फिर हमारे वाइल्ड लाइफ रेंजर्स आपने देखे, उनके यूनिफॉर्म्स बड़े Yes. अच्छे हैं और वो बहुत हेल्पफुल हैं, और अब ट्रेल्स पर आपको नज़र आते हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है। ट्रेल्स के अलावा पेट्रोलिंग भी करते हैं। और एक और भी काम है कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है कि कोई जैसे बंदर आ गया है और जी, वो जी, जी। इंजर्ड है, अच्छा, या एक फिर बार कोई तो मेरा भी इत्तेफाक हुआ, आपको पता है शुएब, मैंने ब्लू एरिया में बंदर देखा, बिलीव मी। बाकी जी। हाँ, मैंने ब्लू एरिया में वो अकेला था और मेट्रो का जंगला फिर भी आपको क्रॉस करके छेड़ जा रहा रहा। नहीं, वो मुझे नहीं छेड़ा था, वो बस बेचारा अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा था कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं वहां बहुत से। इट्स वेरी सैड, बट हमारे बंदर बिकारी बन गए हैं। वो जंगल और में इसमें हमारा रहना अपना पसंद नहीं कसूर है। करते, और बिकॉज लोगों ने उनकी आदतें बदल Yes. दी हैं, उनको फीड कर करके इतना हम मना करते हैं। हालांकि कि आप लोगों ने बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं कि do बोर्ड्स not feed लगाए हैं, monkeys. मगर लोग बाज नहीं आते। और फिर स्पेशली जो पीर सोहावा की रोड थी वहाँ, Yes. जो मनाल हमने बंद करवा लिया है विद द हेल्प ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वहाँ भी वो जब ट्रैफिक जैम्स और वहाँ लोग जाते थे और वो फिर उनकी फीडिंग शुरू कर देते थे। और हमने बहुत दफ़ा भी आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म करने की कोशिश की, बट ये बड़ी गलत बात है। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो वाइल्ड में रहना चाहिए, और देयर इज़ बहुत ज़्यादा खाना है। ये ना समझें कि फॉरेस्ट में उनके लिए नहीं है, उनके लिए बेरीज होती हैं, उनके लिए ट्रीज हैं, इतने ज्यादा फ्रूट्स हैं। आई मीन वो कर सकते हैं आराम से अगर आप अंदर तो हमने जाएं। खाई भी याद है आपको शुएब? बिल्कुल याद है। गवीन जब्बा में। Yes, तो अच्छा, ये रीना नहीं साहिबा, सोचना चाहिए कि वो बेचारे भूखे, वो नहीं भूखे मरे, आपने उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं। और बिल्कुल वो ऐसे जो ही आप है। कूड़ा फेंकते हैं जब सड़कों पर Exactly, जब ऊपर आप उन्हें जा- जिंगर खिलाएंगे, और आप वो उन्हें फेंकते पॉपकॉर्न आधा खिलाएंगे तो फिर उनकी आदतें बिल्कुल। बिगड़ेंगी। और वो कूड़े में भी दे यूज टू गोइंग थ्रू कूड़ा, व्हिच इज रियली बैड एज वेल। कि जो इसलिए भी हम मना करते हैं कि लिटरिंग प्लीज ना करें। उनके वाइल्ड बोर्स, मंकीज, उनकी आदतें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, और वो इसलिए शहर में भी रात को आते हैं अपने गार्बेज कैंस की तलाश में कि हमें कुछ मिलेगा। ज़रा उनकी आदतें खराब हो गई हैं। रीना साहब ये बताइएगा कि जो फिर रोड जा रही है टुवर्ड्स पीर सुहावा, क्या आपको लगता है कि फिर ये रोड भी बंद हो जानी चाहिए, यहाँ पर जाना नहीं, बंद हो रोड जाना चाहिए? वहाँ पर विलेजेस भी हैं, वहाँ Villages मकामी लोग हैं जो आपने रहते जो बात हैं। करें कि ट्रैफिक की वजह से जी, मसाइल। मगर वो बहुत खुश हैं बिकॉज अब सडनली उनके बच्चे स्कूल टाइम पर जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स नहीं है, और वहाँ लिटरली ट्रैफिक आदि हो चुकी है। Okay. और हम चाहते हैं कि इसको नेशनल पार्क के तौर पर, आई मीन इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया, लोग आए, उसकी खूबसूरती इन द सेंस कि उसकी विल्डरनेस एंजॉय करें, बिल्कुल, नेचर उसको को एंजॉय मुतासर ना करें। करें। देखिए शहर तो है, सारे रेस्टोरेंट्स हैं शहर ऐसे। में, क्या नहीं है आपके पास, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ शहर में है। ये शहर है, ये हमारा नेशनल पार्क है। प्लीज हमारे नेशनल पार्क को Perfect. आप विल्डरनेस एरिया रखें और उसको एंजॉय करें। और यंगर जनरेशन मैंने देखा बहुत शौक से ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग, और अपने दे वांट टू गो एंड एक्सप्लोर। और वो इतना टाइम नेचर में जब आप गुजारो तो Exactly. कहते हैं कि आपके हेल्थ भी बेहतर हो, बड़ा आपके ब्लड soothing प्रेशर effect आपको ठीक आता हो है। जाता है। हाँ, बिल्कुल, Refill और हो आप- जाते हैं आप, बिल्कुल। refill हो जाते और हैं। आपने देखा बच्चे आज का सारा वक्त अपने कंप्यूटर्स और अपने Yes. तो लैपटॉप्स ये और अपने इस्लामाबाद में रहने वालों को तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो बिल्कुल। ट्रेल्स तो पर जाएं। आप नेचर में जाएं, आप सांस लें, अच्छे फ्रेश एयर, दरख्तों के नीचे आप और वहाँ मना नहीं करते, यू कैन टेक समथिंग टू ईट बट जस्ट ब्रिंग इट बैक, डोंट थ्रो इट देयर। आप ले जाएं अपना सैंडविच और खुद ही खा कर आए, खिला करना है। हाँ, दूसरों और को वो ना रैपर खिलाएं। भी वो फोल्ड करके अपने बैग में डाल के लाएं, बिल्कुल वहां पर आपने फेंक कर नहीं आना। बिल्कुल, exactly, अच्छा रीना तो- साहिबा, पीर सुहावा के हवाले से तो शुएब ने बात की, लेकिन इस्लामाबाद में लेपर्ड जोन भी बनाया गया है कि इस्लामाबाद के अलावा भी बाकी सिटीज में भी इस तरह का काम किया जा रहा है? आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटीज़, बट अगेन हम एक मॉडल बनना चाहते हैं। और हमारे कोविड में हमें पता चला, और हमारे कैमरा ट्रैप्स होते हैं, कैमराज होते हैं जो हमने दरख्तों के साथ बांध कर हम छोड़ देते हैं, वहाँ में तस्वीरें आ गई लेपर्ड की। एंड आई एम श्योर पहले भी थे, जी। बट कोविड में मेरे ख्याल में बहुत नीचे आ गए थे। तो फिर हमने उनको मॉनिटर करना शुरू किया। फिर हमने कहा लेट्स सी कि पूरे पार्क में कितने हैं। इधर तो हमें थोड़े बहुत नज़र आए हैं, तो हमने फिर पूरे 20 कैमरा ट्रैप्स की कहीं से बोरो करके, और हमने पूरे फॉरेस्ट के अंदर मरगला हिल्स नेशनल पार्क में हमने 20 कंपार्टमेंट साइंटिफिक तौर पर हमने एक Okay. स्टडी की। तो वहाँ पे फिर कैमरा ट्रैप से पता चला, बिकॉज हमारे पास सॉफ्टवेयर है दैट यू रन इट। प्रीवियस इमेजेस भी थे जो नए इमेजेस पे थे, उनके फिर हम आइडेंटिफाई किया कि एक लेपर्ड के हर एक के अपने अपने स्पॉट्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पर माथे पर। तो उनके व्हेन वी रैन द सॉफ्टवेयर तो हमें पता चला कि एटलीस्ट 7 डिफरेंट लेपर्ड्स Identify किया आपने through the camera. है यहाँ पर जी। इस नेशनल पार्क में कितने एरिया में? about 17,000 hectares, so it's a big area. but जो हमने leopard preserve area जो about 10-15 square kilometers का radius है, उधर हमें 3
इंडिविजुअल नजर आए, सबसे ज्यादा डेंसिटी, और वो इसलिए था, इसलिए उधर साथ नेवी का एरिया है और वहाँ पर लोगों का एंट्री बंद थी, तो वो हमारा समझ लें कोर जोन है, वहाँ बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ। ट्रेल के पास का एरिया ये ट्रेल 6 और कलिंजर जो है, कलिंजर एरिया जो कहते हैं। ट्रेल 6 पर एक गाइडेड टूर चल रहे हैं जी, तो फिर हमने ट्रेल 6 को बंद कर दिया, बिकॉज आपको पता है मार्च में उनका मीटिंग सीजन भी होता है बाकायदा, तो वी थॉट कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना। दिस वाज लास्ट फरवरी मार्च, तो 1 साल से हमने उसको बंद किया। और आप, वी आर इन द UN डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो हम बात करते हैं, तो हमें 1 साल के अंदर अंदर हमारे सामने होल इकोसिस्टम वाज रिस्टोर्ड, जस्ट बिकॉज हमने लोगों की एंट्री थोड़ी बंद कर दी, इन द सेंस कि बिकॉज हम सबसे ज्यादा डेंजरस स्पीशीज प्लैनेट पर इंसान है, नॉट एनिमल। डेंजर हम है और एंडेंजर्ड वो है। एग्जैक्टली तो वो फिर हमने जब एंट्री बंद की तो एकदम फॉरेस्ट रीजनरेटेड, एनिमल्स स्टार्टेड कमिंग, बिकॉज जो कलिंजर में थे वो उन्होंने देखा, वो कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पर लोग नहीं है कोई डिस्टर्ब करने वाले, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे वी हैव टू एजुकेट, हम अपने कौम को भी एजुकेट करना है कि प्लीज़ जब आप खूबसूरत वाइल्ड जानवर देखें उसको आप दूर से देखें, उसके करीब ना जाएं, उसको पत्थर प्लीज ना मारें, उसको आप टॉर्चर ना करें। एग्जैक्टली, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं वो आपके लिए उस वक्त तक खतरनाक साबित नहीं होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, और वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है, इकोसिस्टम है, और हम जाते हैं, विजिटर्स हैं, हम उनके घर हमें समझना चाहिए कि हम किसी के घर में जा रहे हैं। आप किसी के घर में जाकर उनको तंग तो नहीं करते ना, आई होप। और तो हमें ये भी जाते हैं कि अनटिल अनलेस आपके पास कोई पेट नहीं है जिसे आपने घर में रखा हुआ, क्योंकि वो आपसे फेमिलियर होता है। आप कभी भी किसी जानवर के पास जाएंगे और अगर आप कूल एंड काम नहीं है तो वहां पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाएगा। रीना साहब ये भी बताइएगा, ये तो हमने जानवरों के हवाले से बात की ना, जिनमें बंदर हैं, लैपर्ड्स हैं और इसके अलावा कैट्स का जिक्र कर रहे थे, परिंदों के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि मागला के इन एरियाज में हमें कौन से मुमन परिंदे देखने को या चहचहाने को मिलते हैं, यहाँ पर कौन सी अक़साम पाई जाती है ऐसे जो इंडेंजर्ड यहाँ पर? जी, इंडेंजर तो हमारे कोई 200 से ज्यादा यहाँ पर परिंदे हैं, और बहुत बाकायदा हमारे बर्ड वॉचर्स आते हैं सुबह, और वो सुबह सुबह अंदर चले जाते हैं पार्क में, एंड दे फोटोग्राफर्स, और वो बहुत हमारे पास पूरी कलेक्शन है। तो दे आर रेजिडेंट बर्ड्स एंड देन दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल, जो किसी सीजन में मरगला हिल्स नेशनल पार्क में थोड़ी देर के लिए आते हैं, स्पेशली विंटर सीजन में, और फिर वो आगे, और स्पेशली ट्रेल नंबर 5 जो सबसे पॉपुलर ट्रेल है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ वो सबसे ज्यादा परिंदे भी आते हैं, तो वो भी हम लोगों को कहते हैं कि आप क्वाइटली जाया करें और उनको जरा डिस्टर्ब ना ज्यादा करा करें। और उसमें हर किस्म के आउल्स भी हैं उसमें, लाइक जो हमारे कॉमन जो है मैनाज जो कहते हैं, जो अब जो पकड़ के अनफॉर्चुनेटली आपको सड़कों पर भी, वो भी एक वाइल्ड लाइफ, पैरट्स भी थे, बहुत ज्यादा थे पहले, अब उनकी थोड़ी तादाद कम होगी। और ये जो आप सड़कों पर देखते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ हमारा है कि आप पे करें और वो फिर वो उनको आजाद करें, वो भी बहुत गलत काम है, बिकॉज हाँ फिर वो जाके हम उनको, हमारी बाकायदा टीम जाती है, उनको आजाद करती है, उनके पिंजरे तोड़ती हैं, फिर वो जाकर पकड़ लेते हैं फॉरेस्ट में से, और बहुत बाकायदा। रीना साहबा ये बताएगा कि जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ना कि आपकी टीम्स हैं वो जाती हैं, आजाद करते हैं, पिंजरे तोड़ते हैं, फिर से काम शुरू होता है, व्हाट डज दैट मीन? क्या कवानीन की कमी है? अगर है तो वो कवानीन अनफॉर्चुनेटली हमारा पुराना एक 1979 का वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस है, और उसमें हमारे पास इतने पावर्स नहीं है, वी कैन नॉट अरेस्ट पीपल, वी कैन नॉट फाइन पीपल, वी कैन नॉट, हमें हमारे जो वाइल्ड लाइफ रेंजर्स हैं, तो हमने एक नया एक्ट ड्राफ्ट किया है, उसका नाम है इस्लामाबाद नेचर एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट। उसमें हमें काफ़ी पावर्स, इन द सेंस इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को काफ़ी पावर्स मिल जाएंगे, सजाएं भी। कोई अगर वहां पर जाकर गैर कानूनी शिकार करेगा तो सजा कितनी होगी? अभी वी हैवंट सेट दैट येट, वो अभी हमारा ड्राफ्ट है, वो अभी इट्स गोइंग टू गो, सो आई डोंट वांट टू अनाउंस एनीथिंग बिफोर हैंड, बिकॉज अभी इट्स गॉन थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, वहां से अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर लॉ मिनिस्ट्री, फिर सेनेट और पार्लियामेंट जाएगा, तो चेंजेस एग्जैक्टली। बट हम तगड़ा जो आप लोगों ने दिए, हाँ, हम तगड़ा किस्म के फाइन्स लगाएंगे ताकि इट विल हर्ट द पर्सन। बिल्कुल ठीक है, जरा तगड़ा होगा कानून या फाइन ज्यादा होगा तो फिर इस पर एग्जैक्टली। और फाइनिंग, लिटरिंग पर भी जो देखें ना, इतनी लिटरिंग होती है, और हम फिर पकड़ के रोकते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट को लाना पड़ता है, बाय द टाइम द मैजिस्ट्रेट कम्स, वहां के हु इज गोइंग टू स्टैंड अराउंड फॉर और ऑन द स्पॉट फाइन्स होंगी, तो लोग फिर सोचेंगे 10 दफा कि मैंने फेंकू रैपर या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमें बिल्कुल लिटरिंग की बात आपने की, क्योंकि अभी भी ये हो रहा है कि आप किसी बर्ड मार्केट में जाए, रावलपिंडी या इस्लामाबाद की, वहां पर आपको ऐसे तोते भी नजर आते हैं जो कि हैं यहीं के इंडिजिनस स्पीशीज, और वहां पर वो बेच रहे हैं, हजारों में उनकी प्राइस होती है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल, जो लेपर्ड कैट्स आपने
आपने सुने वो होंगे तो कराची मशहूर- से- वो कराची में दे वर स्टोलन फ्रॉम समवेयर Yes. अराउंड इस्लामाबाद एंड अनफॉर्चुनेटली, और उनको ट्रेड 2 लाख रुपए के वो बेच रहे थे इंटरनेट पर। और फिर शुक्र है किसी एनिमल लवर्स को नजर आ गई वो इंटरनेट पर, उन्होंने फिर सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, उन्होंने रेड किया, एम्प्रेस मार्केट रिट्रीव किए, फिर उन्होंने हमें भेजे ओवरनाइट गाड़ी में। फिर हमने उनको 1 हफ्ता रखा। हमारा एक छोटा सा रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो पुराना जू था इस्लामाबाद का, जो बंद किया था हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। तो उसमें हमने अब एक छोटा सा सेंटर खोल दिया जहाँ पर जब रेस्क्यू, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और जैसे हमारे पास भालू भी हैं 3 ब्लैक बेयर्स, बट वी डू नॉट बिलीव इन पुटिंग एनिमल्स ऑन डिस्प्ले। बट उनको हमने ऐसे क्या तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं, उनका बहुत सैड स्टोरी है। प्लीज शेयर दैट, या हम किसी वक्त आते हैं और हाँ, भालू बिल्कुल। से मिलते हैं। फिर आपने भालू कहा है ना? एक बेचारा जो था उसका नाम है डब्बू। डब्बू छोटा Cute. बच्चा था, तो वो उसको अनफॉर्चुनेटली एक हमारे मुल्क में बहुत जुल्म वाली चीज़ होती है, उसको कहते हैं बेयर बेटिंग, जो अभी तक पंजाब में हो रही है, ख़त्म हो गई है तकरीबन। इन द सेंस इट्स इलीगल, बट इलीगली लोग छुपके से देहाती एरियो में करते हैं, देहात में करते हैं। तो वो फिर उनके जो जब पकड़ते हैं बेचारे भालुओं को अपनी अम्मियों से छीन कर, उनकी दे यूजुअली किल द मदर, उनके कान वो काटते हैं। Oh my God. और फिर ताकि बिकॉज जो उनका रीछ और कुत्ते की लड़ाई करवाते हैं, तो जो कुत्ते होते हैं वो उनकी रीछ को के कान को खींचता है। तो बचपन में ही उनको तैयारी के लिए तो डब्बू बेचारे के कान कटे हुए थे और उसको वो बेचने लगे थे बेयर बेटिंग में। मगर देवर दीज एनिमल लवर्स, दीज यंग गर्ल्स कहते हैं अम्मी जो भी उन्होंने किया, उन्होंने अपने लव के लिए, एनिमल की लव के लिए उन्होंने फिर उनसे खरीद लिए जो बेचने लगे थे, और उन्होंने अपने घर में रखा। और वो आई थिंक ही माइट नॉट हैव सर्वाइव्ड, मगर उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से उसको थोड़ा, फिर जब व्हेन ही वाज अ लिटिल बिट बिगर, फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स को पता चल गया, देन दे हैंडेड इट हिम ओवर। तो आज जानवरों के लिए कुछ स्पेशल है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से? जी, आज हमारा इवेंट है ट्रेल 6 पर, बिकॉज वी आर नाउ स्टार्टेड गाइडेड टूर्स, जो हम लिमिटेड पब्लिक को एजुकेशनल, स्पेशली स्कूल्स, स्पेशली हम चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आए और उनको हम लिमिटेड टूर्स में, लाइक मीनिंग 15, 20, 25 से ज़्यादा बच्चे नहीं अंदर लेकर जाएंगे। दिन के वक्त लेपर्ड्स सोते हैं, वो नॉकटर्नल, वो रात के वक्त निकलती हैं, और कभी हमारे माशाल्लाह मरगला हिल्स में कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं। गाड़ी के सामने भले आया हो, वो रजे हुए लेपर्ड्स हैं, उनको बहुत कुछ मिलने का। किसी ने मुझे कहा कि उधर तो पूरा बुफे है वहाँ उनके लिए बार्किंग डेयर है, पॉर्क्यूपाइंस हैं, मंकीज हैं, वाइल्ड बोर शौक से खाते हैं, तो दे हैव इनफ टू ईट बिकॉज माशाल्लाह रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज अ थीम फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और लेपर्ड पूरे इकोसिस्टम में बैलेंस में रखता है, नहीं तो फिर वाइल्ड बोर ज्यादा हो जाएंगे, यू नो। एंड लाइक मैंने नहीं, हर छोटे से छोटा कीड़ा भी ज़ाहिर है इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल, एवरीवन प्लेज अ रोल, और हर चीज बैलेंस में रहती है। और जो है ना हमारा लेपर्ड, वो एपेक्स प्रेडेटर, वो सबसे टॉप पर है, और वो सबको बैलेंस में रखता है पूरे फॉरेस्ट। भालू देखने आएंगे, हम भालू देखने आएंगे, 2 और भी आ गए हैं हमारे पास, वो हम देखने आएंगे, डांसिंग बेयर्स थे, वो भी एक बहुत ही अजीब चीज है जो हमारे मुल्क में भी लेकिन तक पंजाब में, यू नो, वो भी नहीं, बहुत जुल्म होता है जो आप उनको रस्सी से बांध के उनको नचवाते हैं सड़कों पर। ये इतनी जुल्म की बात है, और रिपोर्ट करना चाहिए आपको। कहीं नजर आए पंजाब में, प्लीज रिपोर्ट टू द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, बिकॉज जो हमारे पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि अब वो पकड़ के उनको, बिल्कुल सही, एक रिस्पांसिबल सिटीजन को इसमें रोल प्ले करना होगा। थैंक यू सो मच रीना साहिबा, साथ मौजूद थी यहाँ पर, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। जब आपने कहा ना एक भालू और वो डब्बू जिसके कान काट देगा, तो मुझे अचानक से याद है आज तो कुव्वत समात का दिन भी है, हम जानवरों के कान काट रहे हैं, और एट द सेम टाइम जब हम ये बात आज के दिन की मुनासबत से करते हैं तो एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। कितना बड़ा मसला होता जा रहा है ये कुव्वत समात से महरूमी, ये कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देन विल डिस्कस मोर अबाउट इट। हर साल 3 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कुव्वत समात का आलमी दिन मनाया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज्यादा शोर कुव्वत समात के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मोबाइल फोन का गैर जरूरी इस्तेमाल, गाड़ियों का प्रेशर हॉर्न और दौरान वक्त देर तक हेडफोन्स का इस्तेमाल, ये वो अवामिल हैं जिससे कान की समात मुस्तकिल तौर पर जाने का खतरा होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कान की गैर जरूरी सफाई इंतहाई नुकसानदेह है। कान की मैल कान की हिफाजत करती है। माहिरीन के मुताबिक 2 दिन के बच्चे के बहरेपन का टेस्ट भी मुमकिन है। अगर वालिदैन बच्चे की तवज्जो में कोई कमी महसूस करें तो फौरी तौर पर मुआलिज से रजू करें, ताकि बर वक्त कान का आला लगाकर बच्चे को बहरेपन से बचाया जा सके।
आलमी अदारे सेहत ने खदशे का इजहार किया है कि 2050 तक हर 4 में से एक शख्स को सुनने के मसाइल से दोचार होना पड़ सकता है। अवामी मुकामात पर शोर में कमी लाकर इस मसले पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। ये रिपोर्ट आपने देखी और एट द सेम टाइम ज़रियाब कुछ और भी मसाइल हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि अब आजकल जो हम बच्चों में ज़्यादा कॉमन देखते हैं 2.5 साल से 4 साल तक के बच्चे जो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो गुफ्तगू नहीं करते, तो वो फिर जब आप उन्हें आवाज़ दें तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर इंसान परेशान हो जाता है कि अच्छा कहीं क़ुव्वत समात का मामला तो नहीं, उसका मसला तो नहीं, फिर हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, 6-6, 8-8 घंटे कॉल सेंटर में काम करने वालों के साथ भी ये होता है कि चंद साल बाद उनका जिस कान को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो उसमें हेयरिंग की जो एक पावर है वो आपने कम बहुत हो जाती अच्छा कहते पहलू हाईलाइट किया है, बिल्कुल हमेशा की तरह। और उसमें से मैंने ये भी देखा है कुछ कॉल सेंटर्स में कि वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपका हेडफोन किसी सूरत नहीं उतरना चाहिए, आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखते रहें। तो इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट तबस्सुम नाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। नाज साहिबा बहुत शुक्र अपना वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, सबसे पहले जरा बच्चों की बात कर लेते हैं जहां से हमने आगाज किया। वो बच्चे जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडफोन्स लगाए हैं, लगाते लगाते सो गए हैं, या हम उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों पर इन सब चीजों का किस हद तक असर होता है, फिर पेरेंट्स को सिलसिले में करना क्या चाहिए? ना साहिबा, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी आवाज़। तबस्सुम साहिबा, आपको अब आवाज़ आ रही है? तो हम जानना सबसे पहले बच्चों से मुतालिक चाह रहे थे कि उन बच्चों का हवाला हम दे रहे हैं जिनकी वन वे कम्युनिकेशन है, 1 साल का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, मोबाइल फ़ोन से उसकी दोस्ती हो गई है, माँ बाप से बात कर रहे हैं या माँ बाप नहीं कर रहे, और उसकी वजह से हम देखते हैं ना वो बोल रहा है, और फिर समटाइम्स पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये सुन नहीं रहा, फिर टेस्ट करें तो टेस्ट तो खैर ठीक आ रहा होता है। तो ये क्या मामला है? मोबाइल फ़ोन से क्या मुतासिर होता है बच्चे की क़ुव्वत समात? देखिए, मोबाइल फोन से कुव्वत समात मुतासिर नहीं हो रही, लेकिन सोशलाइजेशन जो है उसकी वो सिर्फ मोबाइल फोन की हद तक रह गई है। तो उसके लिए अगर वो लोगों से कम्युनिकेट है कि मोबाइल फोन से आप सिर्फ देख रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जबकि नेचुरल लाइफ में क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं। हमें अम्मा ने आवाज दी, अब्बा ने दी, दादा दादी ने दी, तो हमें उनको रिस्पॉन्स करना है। मोबाइल फोन आपको रिस्पॉन्स करना नहीं सिखा रहा, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सुन तो रहे हैं, हेयरिंग टेस्ट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट वो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना सीखा ही नहीं कि हमें क्या करना क्या है। मोबाइल के ऊपर क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसलिए ये बच्चे जो हैं हमारे पास डिलेड लैंग्वेज में आ जाते हैं। कुछ अरसे के बाद जब पेरेंट्स को पता चलता है, फिर हम उन्हें स्पीच थेरेपी के लिए रेफर करते हैं कि बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया डिलेड स्पीच का मामला था तबस्सुम साहिबा। अब जरा आते हैं, जो रियाब ने भी हवाला दिया कि जो हेडफोन्स का इस्तेमाल ज्यादा है, एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा है, इसकी वजह से भी क्या मसाइल दरपेश हैं? इसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हमें हैं। मुस्तकिल एयरपोर्ट्स लगाना, हेडफोन्स लगाना, और नॉइज में बहुत ज्यादा रहना, किसी भी किस्म का नॉइज हो, अगर हमें जो नॉइज डिस्टर्ब करता है वो होता है कि अगर हम मुस्तकिल 80 dB से ज़्यादा के नॉइज में रहें, जैसे गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ का नॉइज हो गया बहुत ज़्यादा, और नॉइज पोल्यूशन में अगर हम बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी हेयरिंग को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। और ये मसाइल तो भी बेगम शोर ज्यादा करे तो शोहर की ये तो हर घर का मसला है, ये तो हर घर का मसला है। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा तबस्सुम साहिबा, में ये भी बताइएगा, जिस तरह कि हमने कॉल सेंटर के हवाले से बात की ना, कि आप समझते हैं कि इस किस्म के कवानीन होने चाहिए, क्योंकि अमूमन होते नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोफेशनली हम लोग देखें कि कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा, ये इतनी देर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि किसी भी एजेंट के गर्दन से या सर से हेडफोन जो है वो लगा रहना चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है या कमी किस तरह से लाई जा सकती है? देखिए, इसके लिए बिल्कुल कानून बनना चाहिए, और सिर्फ कानून हमारे यहाँ बन जाते हैं कानून तो, लेकिन उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। बेसिकली जब तक हम उसको मौजूद है इस सिलसिले के अंदर लॉ मौजूद है, लेकिन वही कि हम अमल दरामद नहीं करते। जबकि हम अगर देखते हैं कि यूरोप में इसके ऊपर लॉ है, और वहाँ क्योंकि सारे कवानीन के ऊपर हम अमल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये कंप्लेंट्स आती हैं और उसके खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जाता है।
अच्छा, क्या ये एक तजवीज़ हो सकती है तबस्सुम साहिबा के फॉर एग्जांपल किसी की अगर जॉब रूटीन ऐसे है कि उसने हेडफोन्स का इस्तेमाल करें तो वो कुछ ऐसा कर ले कि किसी वक्त एक कान का इस्तेमाल करे, कुछ सर से बाद दूसरे का इस्तेमाल करना शुरू कर ताकि दोनों ज़रा बैलेंस रहें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बार एक साइड से इस्तेमाल करें फिर दूसरी साइड से इस्तेमाल करें, और इसके अलावा आप अपने जो आपके जो आईफोन्स हैं उससे आप मॉनिटर करते रहें, आप उस आवाज को कंट्रोल में रखें। जरूरी नहीं है कि वो आवाज आपको बहुत तेज आवाज आप हर वक्त सुने, उसकी आप आवाज को कम कर सकते हैं ताकि आप उससे महफूज रह सकें। किस वक्त एक अलार्म बज जाता है कि आपको एक डॉक्टर से रुजू करना है और आपको चेक करवाना है कि आपकी हेयरिंग का कुछ मसला शुरू हो चुका है? जब आप लाउड वॉल्यूम करके टीवी देखना शुरू करते हैं, जब कोई भी आपको बार बार पुकारे और ये जवाब आपको कहे कि अरे सुनते क्यों नहीं हो, कब से बुला रहा हूं मैं, ये वाला रीजन हो सकता है। मतलब हेयरिंग ऐसा एक हिडन प्रॉब्लम है कि आपको खुद से पता नहीं चलता फौरी तौर पे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नॉइस इंड्यूस्ड के अंदर अमूमन आपको दूसरे लोग बता रहे होते हैं कि हम आपसे सवाल पूछ करते हैं, सवाल गंदुम कर रहे हैं, जवाब चना आ रहा है, तो आप हमें हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इस तरीके से हमें अलार्म हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब भाई, जब हम देखते हैं कि लोगों के कानों से पानी बहना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, इस पे ये कौन सी अलामात होती हैं, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा आगाह कीजिए, क्योंकि उनकी कहते हैं कि कुव्वत समात पर तो असर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक मसला ये है कि कभी कभी कानों से वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन निकलना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर कान में इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। फौरी तौर पे अगर आपका एयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, कान का पर्दा बेसिकली आपके मिडल ईयर और आउटर ईयर के बीच में एक वॉल होती है, थिन सी वॉल होती है, उसमें परफोरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें एक बारीक सा होल हुआ और पानी बहना शुरू हुआ, तो ये इसको छोड़ ना दिया जाए कि ठीक है साफ कर दिया और खत्म हो गया, बल्कि प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली जाए ताकि उस इन्फेक्शन का इलाज हो। वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करके तेज बुखार में मुंतकिल हो जाता है, फिर हेयरिंग का इशू आ जाता है, तो उसको वहीं पर हम जाएं डॉक्टर के पास और जाके उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। और ये ना करें, हमारे यहाँ ये भी होता है कि अम्माएं लेती हैं और बच्चों के कान में तेल उंडेल देती हैं कि चले पानी आ रहा है तेल डाल दीजिए, तो बहुत गलत प्रैक्टिस है। इतना मैंने जैसे बताया, इतनी पतली बिल्कुल थिन सी हमारी एक वॉल होती है एयर ड्रम की, तो अब क्या करता है ऑयल जाके, और प्रॉपर अम्माओं को हमने देखा कि लिटाती हैं, कहती हैं हम ऐसे टिल्ट करके बच्चे को लिटाते हैं और जितना आ रहा है कान में, जब तक वो बाहर नहीं निकलना शुरू होता हम डाल देते हैं। अब वो चाहे 4 ड्रॉप्स हैं, 6 ड्रॉप्स हैं, जितने भी जा रहे हैं, अब वो पहले से उसके अंदर एक होल मौजूद था टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में, अब क्या हुआ, वो ऑयल जाके आपके मिडिल एयर के अंदर जाकर जम जाता है। ठीक है, इससे ज़रा मसाइल होते हैं। तबस्सुम साहिबा, थैंक यू सो मच। जरा वक्त कम था वरना इस पर और भी बात होती। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है हमें, हेडलाइंस की वापस आएंगे, साथ रहिए। जी, वेलकम बैक आफ्टर द न्यूज़ हेडलाइंस। और एक बार फिर से आज बात करते हैं सिंध हुकूक मार्च के हवाले से, जो कि 6ठे रोज पे दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। आज कहा जा रहा है कि जो काफिला है वो मिट्टी पहुंचेगा, गालिबन या मिट्टी पहुंच चुका है। इस बारे में जरा मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, बताइएगा कि आज की प्लानिंग क्या है, क्या शेड्यूल होगा आज का? जी जरिया, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जिस तरह से सिंध भर के मुख्तलिफ कामयाब जलसों का इनेकाद और अवामी इज्तिमात का इनेकाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और अवाम की बेहद पजीराई सिंध की अवाम की जानिब से इसको मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मकबूल तरीन जमात होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध भर में। और अगर आज की बात करें तो आज जो है वो कामयाब जलसे की, जो कल हमने देखा मीरपुर खास में कामयाब जलसा जो ने किया जिसमें अवाम की भरपूर तादाद ने शिरकत की। उसके बाद आज ये काफिला आपसे थोड़ी देर बाद शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में छोटी सी मीडिया टॉक करेगा। उसके बाद यहाँ मीरपुर खास से ये काफिला शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जो उमरकोट के लिए निकलेगा, फिर उमरकोट और मिट्टी से बरास्ता होता हुआ बदीन तक पहुँचेगा। मैं आपको ये बताना चलूँ, 27 अजला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूक मार्च जारी है, जो कि 6 तारीख को कराची में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। आज इसके 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुका है और इस वक्त हम मीरपुर खास में हैं, जहाँ से अब से थोड़ी देर में मरकज़ी क़यादत की क़यादत के अंदर ये काफिला जो उमरकोट के लिए रवाना होगा।
जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान अहमद, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। और ये काफिला जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अंदरून सिंध का अपना जो एक सर्कल है वो कंप्लीट करेगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कितनी पजीराई मिल रही है और मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम की तरफ आते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले कल की और फिर इसको जोड़ेंगे हम आज से, क्योंकि कल हमने देखा कि पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में एक बड़ी खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से, और फवाद चौधरी साहब उस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अच्छा, उस तकरीब का मकसद ये था कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बिरादराना ताल्लुकात है, न सिर्फ हम उसमें उसकी हम आहंगी के हवाले से मजबूती को देखेंगे, बल्कि जो कि दोनों ममालिक के दरमियान एक कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और उसके साथ साथ जो मुमासरत और मुशाबहत पाई जाती है वो दुनिया को बतानी है और दिखानी है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लोगों को बतानी है कि किस तरह से ये दोनों ममालिक जो है मुशाबहत रखते हैं। ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कल की तकरीब में, जिसमें न सिर्फ हमने देखा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान मौजूद थे, बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि कल वहाँ पर हमने देखा कि चेयरमैन कल्चरल आर्ट्स जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे उज़्बेकिस्तान से, मिसेस फवाद चौधरी, उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत इख्तियार की और मुख्तलिफ लिबास जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले में रखे गए। एक लिबास आपने पहना भी, एक अभी मैंने पहना भी, कल भी तो पहना था, एक कल भी पहना था। अभी यहाँ पे जो मैंने ब्लैक गाउन कैरी किया हुआ है इन विजुअल्स में, वो भी मैंने कल वहीं पर कैरी किया हुआ था। और ये तो खैर थैंक यू सो मच उज़्बेकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एम्बेसी के लिए, जिन्होंने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट किया और आज मैं पहन के आप लोगों के साथ बैठ। तो अभी आप देख सकते हैं कि कट्स में भी खासी ममासलत पाई जाती है। लेकिन एनीवेज अपने गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले जरा कल इसी तकरीब के हवाले से आपको ये भी बताते चलूं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शहीरा शाहिद साहिबा भी वहां पर मौजूद थी। उन्होंने किस अंदाज में उज़्बेकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया, जरा वो सुनिए, फिर मजीद इसी पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। जिन एरियाज़ में उज़्बेकिस्तान के साथ हमारी कोऑपरेशन चल रही है उन सब के ऊपर यहाँ पर सेमिनार्स कराए गए हैं। उसके अलावा हमने इनकी ये जो एग्ज़िबिशन इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम ये होल्ड करना चाहते हैं, इस एग्ज़िबिशन में उन्होंने अपने मुल्क में बनने वाली हर चीज़ जो है वो डिस्प्ले की है। कपड़ा उसको किस तरह पहना जाता है, उसके ड्रेसेस किस तरह के हैं, उनके यहाँ हमारी तरह की वेलवेट बनती है, बहुत सारी चीज़ें इनकी हमारे से सिमिलर हैं, कढ़ाई बहुत सारी मिलती जुलती है। ब्रदरली कंट्रीज़ जो हैं उनमें हमारा यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये क्योंकि एक हमारी जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी भी है इनके साथ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉमन हैं। ये ज़रूरी है कि हम इस तरह के एग्ज़िबिशंस करें, अपने मुल्क में करें, बाहर करें, उनको अपनी चीज़ों से मुतारिफ़ कराएं। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, अपॉर्चुनिटी भी आती है। अच्छा, शहीरा शाहिद साहिबा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और डेफिनेटली बड़ा एक अच्छा इवेंट था और उन्होंने भी इसमें शिरकत इख्तियार की। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान जमशेद ख्वाजेब साहब ने भी कल के उसमें शिरकत इख्तियार की। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि कल की जो सेरेमनी थी उसे उन्होंने फवाद चौधरी साहब के साथ जो है रिबन कटिंग के साथ इनॉग्रेट किया। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो भी आपको सुनवाते हैं। I think it's a brilliant initiative, and I thank the ministry for their support, and I think it is a great exhibition to promote Uzbekistan, to explain about Uzbekistan, and with tourism, the handicrafts industry in Uzbekistan has developed significantly, and we work together with the Handicraftsmen Association, and if I invite everybody to Uzbekistan, and I'm sure you will see by yourself how these handicrafts, how these textiles and silk is made, and it would be very interesting for you as well to see in Uzbekistan, and you would see masters working using the old technology, which would be really interesting. जी, तो ये जेस्चर्स हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान के, जो कि हमने आपके साथ शेयर किए। और आज जो उज़्बेक प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हम उन्हें भी वेलकम करते हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। और उस सिलसिले में भी आपसे जो है ये डिटेल्स हम आपके साथ लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की नशरियात में डिस्कशन करते रहेंगे। बल अलबत्ता इतना बड़ा अगर इवेंट हुआ है और इस कल्चर को अगर हमने पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाना है और पाकिस्तान के कल्चर को भी हमने बाहर प्रमोट करना है, तो डेफिनेटली कहते हैं कि जब ब्रांड होता है तो ब्रांड एम्बेसडर भी होता है। और जब हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो सिर्फ बात नहीं करेंगे, आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो ये कल्चर जो है उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तान में ला सकते हैं और पाकिस्तान का जो टूरिज्म है और यहाँ का जो कल्चर है वो उज़्बेकिस्तान में किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म एंड उज़्बेकिस्तान इन पाकिस्तान चेयरमैन रोहेल इकराम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप चेयरमैन रेजेंसी ग्रुप भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा फिर कल का इवेंट? कल का इट वाज वंडरफुल।
और डेफिनेटली जब जहां आप होस्ट हो तो डेफिनेटली वंडरफुल होगा। और मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा टाइम था इस वक्त, जो कल इन्होंने अपने सारे के सारे इवेंट्स 2-4 जो भी हुए वहाँ पे इन्होंने अपने टेक्सटाइल पूरी की पूरी को वहाँ पे लोगों ने भी देखा और बड़ा सराहा उसको, और काफ़ी लोग इंपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा उज़्बेकिस्तान के लिए। रोहिल साहब, कल 3 किस्म के लिबास थे जिनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया जा रहा था। अतलस भी था, अदरस भी था और सुज़ैना भी था। अमूमन हमने इन कपड़ों के बारे में सुने कि बहुत कीमती कपड़ा होता है क्योंकि इनका धागा बड़ा नायाब होता है। तो अगर हम इसको पाकिस्तानी कॉस्ट के हवाले से देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कॉस्टली भी होगा, लेकिन इसके एडवांटेजेस हमें किस तरह से मिलेंगे? वेल इसमें काफ़ी लोग अभी उसको इंपोर्ट भी करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोगों ने हमें कल इंक्वायरीज भी काफ़ी सारी मुझे दी हैं। अच्छा। कि जी हम इंपोर्ट करना चाहते हैं स्पेशली सिल्क। और आपको पता है कि वहाँ से पहले रॉ सिल्क आया करती थी और फिर यहाँ पे आके उसको किया जाता। अब उन्होंने प्लांट्स लगा लिए सारे के सारे, बिल्कुल फिनिश सिल्क देते हैं और बड़ा सस्ता है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट से कंपेयर करें उसको तो एज पर वर्ल्ड मार्केट, लेकिन इतना सस्ता नहीं है। लेकिन ये सस्ता है, मैं समझता हूँ। अब सिल्क, प्योर सिल्क इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। और जो प्योर सिल्क जिनको पता है या टेक्सटाइल वालों को पता है कि व्हाट इज प्योर सिल्क, वो सिर्फ जो है आपको उज़्बेकिस्तान से ही मिलेगा और बड़ी अच्छी प्राइस में मिलेगा। अच्छा, में रीजनेबल प्राइसेस में भी वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। और जब हम लोग ये बात करें कि कल ट्रेड भी होगी पाकिस्तान के हवाले से और उज़्बेकिस्तान के हवाले से, तो हम इस ट्रेड को किस तरह से कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे? क्या क्वार्टरली कुछ इस तरह के इवेंट्स होंगे या फिर यानी कि जो आपने कहा ना कल भी आपके पास खासी क्यूरीज आई हैं कि कितने बिजनेसमैन की हम लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में? पहले तो मैं इस इवेंट से पहले तो मैं गवर्नर साहब को भी लेके गया था उज़्बेकिस्तान, और काफ़ी लोग और भी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, काफ़ी लोग और जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त रॉ है, नया आपको पता है, दे हैव कम इन द मार्केट। और जो है एकदम, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ के वो बड़े एग्रेसिव हैं कि जी ट्रेड होना चाहिए। दे हैव गिवन कंप्लीट जो है वो पावर्स दे दी गई हैं गवर्नर्स को, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको पावर्स दे दी गई हैं कि आप जो चाहें करें। और फंडिंग का कोई मसला नहीं है वहाँ पर। अच्छा। और जी हाँ, कोई फंडिंग का मसला नहीं है। दे हैव गिवन देम फ्री हैंड, और जो चाहें वो करें। लाइक टूरिज़्म के लिए हम स्पेशल लाइक ज़ियारा, आपको पता है बुखारा और ताशकंद, जी हाँ, इसके बारे में भी बात हो रही थी, समरकंद, जी हाँ, वहाँ ज़ियारा के लिए हम स्पेशल फ्लाइट्स चलाने लगे हैं। अच्छा। जी हाँ, लाहौर टू बुखारा, और लाहौर ताशकंद तो चलेंगी, PIA भी चलाने लगी है, और उज़्बेक एयरवेज भी दोबारा से चलाने लगे हैं, और स्पेशल फ़्लाइट भी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के लाहौर से ज़ियारत फ़्लाइट जाएंगी। पहली बार ये पाकिस्तान में जी हाँ, बिल्कुल पहली दफ़ा होगा। और जो है टूरिज़्म को काफ़ी किए जा रहे, सिर्फ ये नहीं कि हम वहाँ के टूरिज़्म को जो है कर रहे हैं, वहाँ से भी बहुत लोग आने को तैयार हैं। लाइक आपको पता है कि लाहौर हिस्टोरिकल सिटी, और वो देखना भी चाहते हैं स्पेशली मुगल्स की। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200-300 लोग वहाँ पे, क्योंकि कल आपको पता है कि वहाँ टूर ऑपरेटर्स भी थे, और जो सबसे बड़े टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी वहाँ पे थे। तो कह रहे हैं कि जी 300-400 बंदा इस वक्त वहाँ, मतलब हमने स्टैंड बाई किया हुआ कि जैसे ही ये कल साइन होता है दे विल बी कमिंग टू लाहौर। जबरदस्त। अच्छा रोहित साहब, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि हम अगर पाकिस्तान की टूरिज्म के हवाले से भी बात करें तो हम यहाँ का, आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा कल्चर है जो वहाँ पर प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो वहाँ का कल्चर है वो यहाँ पे टूरिज्म के थ्रू प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? एक तो ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस और वंडरफुल ड्रेसेस दे मेक, और हमने कुछ कंपनीज वहाँ रेफर भी की हैं जो कि उनका हमने MOU साइन करवाया है, एंड दे आर रियली वर्किंग ऑन इट। अच्छा। जी हाँ। और ये MOU इसी क्या कहते हैं, ये जो अभी नुमाइश के दिन गुजरे हैं, इससे कुछ अर्सा पहले। जी हाँ, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इन चीज़ों पे काम कर रहे थे, चीज़ें अब मैच्योर हो रही हैं। और मैं खुद भी 5-6 दफ़ा जा चुका हूँ इसी सिलसिले में,
और इंडस्ट्री मैं आपको बताऊं कि काफ़ी हमारी प्रमोट होगी। लाइक पहले तो हमारे पास सिर्फ अफ़गानिस्तान था या इधर उधर, अब पूरी की पूरी जो है सेंट्रल एशिया हमारे लिए खुल गया है, स्पेशली उज़्बेकिस्तान। मतलब यहाँ से ऐसे ही जैसे आप कराची जा रहे हैं और लाहौर से ताशकंद जा रहे हैं, अच्छा। सेम टाइम 1 आवर 50 मिनट्स डायरेक्ट फ्लाइट पे। तो ये मैं समझता हूँ कि नियरेस्ट है और बिजनेस के मौके वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आपने ट्रेड का कहा, किसी को इंडस्ट्री लगानी है, कुछ करना है, मतलब मैं उनको फ्री ज़मीन लेके दे सकता हूँ, वहाँ से बैंक स्पॉन्सर कर सकते हैं उनको, और काफ़ी अरसे से 10-15 साल तक उनको टैक्स के लिए पूछा नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या दिया जा सकता है जब आपको फ्री ज़मीन मिल रही है, फ्री सब कुछ मिल रहा है, और वीज़ाज़ और कोई इशू नहीं है, जितने बंदों को आप ले जाना चाहें कोई मसला नहीं है, एक दिन में वीज़ा लगता है। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए तो ये बहुत बड़ी, जिसको जी हाँ। कह लीजिए कि एक खुशखबरी है That's right. कि आपको वहाँ पे ज़मीन भी फ्री मिल रही है, आपको वीज़ाज में इतनी इशू नहीं होंगे, तो यहाँ से आपकी जो एम्बेसडरशिप है उसका रोल जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जी जाता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो गया है जी। फिर हमें कब आप लेके जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान? आपका शो भी करवाने लगे। बिल्कुल, ये तो और कल ही बात हुई थी। आपका शेफ, आप ताशकंद तैयार हैं में, जाने के लिए? जी बिल्कुल जी तैयार है। हाँ, आपका ताशकंद में भी करवाएंगे, आपका बुखारा में भी करवाएंगे, आपका नमंगान में भी करवाएंगे, 4 शोज होंगे, और समरकंद में भी करवाएंगे। ओके, सो लेट पीपल नो के पाकिस्तान के शोज कैसे होते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जब कल हम लोग कुछ चीजें देख रहे थे, भी मैंने भी ये एक यहाँ पर ड्रेस कैरी किया हुआ है, काफी सिमिलैरिटी है वहाँ जी। के लोगों के उसमें पहनने ओढ़ने में, बहुत सारी चीजों में, और जो नक्श नगारी का काम था, क्योंकि कुछ चीजों को देखने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे शायद ये अंदरूनी सिंध की कोई सौगात यहाँ पे रखी हुई जी है, या हाँ। केपी के गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर बिल्कुल, यहाँ पर रखा हुआ बिल्कुल है। सही कहा आपने, बिल्कुल उनका स्टाइल वही है। लाइक केपीके में चले जाएं या अंदरून सिंध में चले जाएं, बिल्कुल वही स्टाइल है, खाने का भी वही स्टाइल है। और स्पाइसेस भी खाते हैं? नहीं, स्पाइसेस नहीं खाते। स्पाइसेस नहीं खाते। बाकी सारा कुछ खाते हैं, स्पाइसेस नहीं खाते। अच्छा। लाइक आपको पता, पुलाव वहाँ आया ही वहाँ से है, अच्छा, उनकी मेन डिश ही पुलाव है। मुझे तो पसंद भी बहुत है। और पूरे रेस्टोरेंट्स में वहाँ चले जाएं, सिर्फ पुलाव के जो है रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर। एंड वी आर प्लानिंग टू पुट अप अ वेरी बिग रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओवर देयर। अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन हम एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। कल ही हमने इनफैक्ट प्लान किया है रात को बैठ के कि हम काफ़ी बड़ा एक रेस्टोरेंट भी वहाँ खोलेंगे। जबरदस्त, मतलब यानी कि अब आने वाले दिनों में वहाँ के लोग भी पाकिस्तानी फूड को ट्राई कर सकेंगे। लेकिन कुछ हमें जरा वहाँ के भी खानों के बारे में बताइएगा कि वहाँ के फेवरेट फूड्स में से, मतलब यानी कि पुलाव तो एक है ही, लेकिन कुछ ऐसे कि जो यहाँ से जाने वाले उज़्बेक का जो टूर करें वो उस चीज़ को जाके खा सकें कुछ, क्योंकि कुछ मकामी खाने भी बड़े मजे के होते हैं। वहाँ पे सूप्स उनके बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं जी जी, और उसी को ज़रा पानी डाल दें आप, अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा एक सूप बनता है। अच्छा, सूप बनता है। मुझे लगता है उनका आलू गोश्त बहुत पतला होता है। और यही रोटी होती है, ठीक है। और कबाब्स होते हैं, लाइक चिकन मलाई बोटी हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। स्पेशली उनका जो है काफ़ी ज़ोर होता है सैलड्स पे। ओके, सैलड्स वो पूरे मतलब अगर आप शुरू करें तो मेरा ख्याल हम सैलड खा के ही ना वैसे खुश हो जाते हैं कि इसके बाद हमने नहीं खा सकते। सैलड इज इनफ। जी हाँ, मतलब इफ़ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, वो आपको 8-10 सलाद तो सामने रख देंगे आपको। और हम लोग तो, हमें पता नहीं होता शुरू में जब लोग जाते हैं कि जी ये सिर्फ यही फूड है या कुछ और भी खाना है। हालांकि एपेटाइजर है, वो तो सैलेड है। तो वो जब हम बिल्कुल भर चुके होते हैं तो फिर पता लगता है जी कि मेन कोर्स आने वाली है। और वो फिर मतलब, क्योंकि मैं तो काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, हमें पता है कि क्या क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बड़े कोई आपसे बड़ा प्यार करता है या कोई बड़ा आपको VIP ट्रीट करना चाह रहा है, तो लाइक घोड़े का गोश्त आपको खिलाते हैं, और बड़ा मैंने खाया, और बड़ा ज़बरदस्त और टेस्टी होता है। ओके। जब मुझे पता लगा कि जी ये मैं खा रहा था, मैं कहा यार इट्स वेरी टेस्टी, तो मेरे साथ वाला कहता तुम्हें पता है क्या है, तो कहने लगे जी घोड़े का गोश्त है, और बहुत टेस्टी है। और वो बहुत वहाँ पे सेलिब्रिटी को और दूसरों को बड़ा एक फैशन है। आप बड़े एडवेंचरस हैं, अगर आपको ये सर्व किया जाए जब भी हम इंशाल्लाह उज़्बेक जाएंगे तो आप खा सकेंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं नहीं खाऊंगा। well, अच्छा सर, भी खा चुके थे तो तब बाद में पता चला कि कम पै गया है। मतलब मैं थोड़ा सा खाया था, मैंने कहा यार इट्स वेरी टेस्टी, और वाकई ही टेस्टी होता है वो।
और वहाँ वैसे पे घोड़े हलाल है के बाय द गोश्त वे। की क्या हाँ जी, क्या हाँ जी, घोड़ा टर्की हलाल में और वहाँ पे वहाँ तो सेंट्रल एशियंस में वो हलाल है। बिल्कुल ऐसे नहीं, तभी तो, क्योंकि ज़ाहिर है सर हम पाकिस्तान में रहे तो जिस तरह सुनते आए हैं और उसी तरह से लेकर चलते कि कोई कहा जाएगा तो शायद हमारी पहली तो रेजिस्टेंस ही आएगी। जी हाँ। तो ये एक मामला है। थोड़ा सा आपने शेयर तो इससे पहले से प्लान किया था कि जो नई फ्लाइट्स उज़्बेक एयर का भी आपने जिक्र किया कि वो दोबारा से रिज्यूम होगी, तो जी। कितने अरसे बाद रिज्यूम हो रही है, किस किस शहर से, और कोई ऐसे प्लान्स भी होंगे जिस तरह हम देखते हैं कि मलेशिया का जी 1 लाख में 4 दिन का स्टे होटल भी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जल्दी आप ये चीज़ें इस पे हम बाकायदा प्लान कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग कि हम स्पेशल प्राइस लोगों को दें। अच्छा। टू स्टार्ट विद। वैसे कोई अंदाजा जो आप अभी नाज़रीन को बताना चाहें कि अच्छा हो सकता है कि इतने मिनिमम ये पैकेज होगा आपका 3-4-5 दिन का? अभी मतलब 2.5 लाख रुपया ओके, फॉर 5 days। 2.5 लाख, 5 दिन, वीजा भी है, टिकट्स भी हैं, होटल भी है, सब कुछ गाइडेड है। टूर भी, एवरीथिंग। Yes। 2.5 लाख 5 दिन उज़्बेकिस्तान, जी क्या हाँ। बात। शॉपिंग के पैसे आपने अलग रखने हैं, वो नहीं है। हाँ जी। और घोड़े के गोश्त के भी अलग से रखने हैं अगर खाना है तो। अगर खाना है। अच्छा सर, ये वैसे उज़्बेक एयर कितने अरसे बाद रिज्यूम हो रही है? वेल आई थिंक मे बी नेक्स्ट मंथ। नहीं, वैसे कितने अरसे बाद? आई मीन He's saying कि पहली बार पाकिस्तान ऑलमोस्ट मोर देन ईयर नाउ। ठीक है। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था ये रुक गई थी, बीच में फिर स्टार्ट होने वाली थी, फिर कोविड आ गया। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मंथ जो है ना इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस वक्त काफ़ी लोगों को लंबा टूर लेना पड़ता है। ठीक। और यहाँ से जाएं आप दुबई, ठीक है, दुबई से वाया जाना पड़ता है एंड इट टेक्स यू अबाउट 20 hours। डायरेक्ट फ्लाइट होगी, टिकट सस्ता भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उज़्बेकिस्तान में? स्टूडेंट्स पहले तो नहीं थे, लेकिन हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना वहाँ पे ले जा रहे हैं हम। MOUs हमने करवाया है ओके और काफ़ी ऑन पाइपलाइन है। ओके। और इनफैक्ट आज ही लाहौर में मेरी 1-2 के साथ मीटिंग भी है। अच्छा। और वहाँ पे वो MOU आज रात को ही। सर ये किस किस्म की यूनिवर्सिटीज हैं? आई मीन नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है? क्या ज्यादातर हमने ये सुना कि इन मुल्कों में लोग जाते हैं मेडिकल की तालीम के लिए? सर मेडिकल की तालीम तो है, IT में बहुत IT? ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए हैं। अभी पिछले 3 महीने पहले मुझे इन्होंने 6 स्कॉलरशिप्स दिए थे 100%। अच्छा, ये स्कॉलरशिप्स किस फॉर मास्टर्स इन PhD? इन मास्टर्स इन IT। मास्टर्स इन IT के लिए 100% स्कॉलरशिप 100%। इस वक्त भी अवेलेबल है? नहीं, वो मैंने 6 बच्चों को मैंने स्पेशली हमने देखा है कि जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उनको भिजवाया है। अच्छा। और तो इसका सर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है? किस तरह लोगों को मालूम होता है कि स्कॉलरशिप्स आई हैं? वेल एक्चुअली हमारा पाक उज़्बेक ट्रेड एंड सेंटर है लाहौर में। ओके। और काफ़ी बच्चे भी उसको विजिट करते रहते हैं। ओके। और उनको पता लगता रहता है कि जी आने वाले हैं। अभी जो जैसे ही ये हुआ तो एकदम पॉपुलर हुए कि जी ये तो फ्री है, 100% फ्री है, मतलब हमें टिकट के पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। इवन कि हमने बच्चों को पासपोर्ट के पैसे भी दिए हैं। राइट, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है सर। ये किसी स्कॉलरशिप में हमने इस तरह नहीं देखा कि पासपोर्ट तक के पैसे भी दिए जा रहे हैं। और बहुत ही बेहतर जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक सुपीरियर हो गया, लाहौर मैनेजमेंट कंपनी हो गई यूनिवर्सिटी हो गई, UMT, ये 3-4 जो है ऑलरेडी जा रही हैं, उन्होंने वहाँ ऑफिसेज स्टैब्लिश कर लिए हैं। ओके। अच्छा सर, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि लाहौर से ज़ियारा के लिए जा रही है फ्लाइट। तो इधर हमें तो नहीं पता क्योंकि आज तक उज़्बेकिस्तान जाने का कभी इतना इत्तेफाक तो नहीं हुआ। ये ज़ियारा क्या वहाँ की टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट प्लेस है, क्या है, मतलब वहाँ के बारे में? बुखारा में आपको पता है बुखारी जो है सारा का सारा वहाँ से होता है। नक्शबंदी भी वहीं पे है, वहीं से सिलसिला चला है। और सारे बहुत ज़्यादा सूफीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेमस है। यस। और कल ही बात हो रही थी कि यहाँ भी कोई ना कोई ऐसे जो है कोई हदीस की या इस किस्म की यूनिवर्सिटी बनाई जाए। और हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी आप सुनेंगे कि वहाँ से भी स्टूडेंट आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से भी जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लाइक पंजाब टूरिज़म के साथ भी हो रहा है। उनके जो ऑलरेडी स्कूल्स हैं जो टूरिज़म पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करने लगे। और जो सेक्रेटरी टूरिज़म हैं, जो आजकल MD भी हैं टूरिज़म के, उनके साथ भी हमारा काफ़ी जो है सिलसिला चल रहा है। और पिछली दफ़ा जब हमारे गवर्नर वहाँ से आए थे तो मैंने MOU भी साइन करवाया था और आर्कियोलॉजी में भी हमने करवाया है, ताकि हमारे पास जितनी भी जगह वहाँ पे हैं, लाइक
शाही किला हो गया, शाही मस्जिद हो गया, इनको रेनोवेट भी करने की ज़रूरत होती है। एंड दे हैव प्रॉमिस्ड अस कि जी पैसे भी वही देंगे, ओके, और वो लोग भेजेंगे जो पिछले 200 साल से काम ही यही कर रहे हैं। जबरदस्त, वो ज़्यादा स्किल्ड पूरी है, की trained पूरी है। फैमिलीज यही काम कर रही हैं, और क्योंकि हमारे भी अच्छे वर्कमैनशिप है, लेकिन जो वो वर्कमैनशिप है ना, उसकी अपनी ही बात। वो ज़ाहिर है वो लेवल एक Yes. ऐसा है कि वो लेवल हमारे पास थोड़ा सा उसमें मसाइल है। जी हाँ। एक सिर्फ लास्टली बताएं सर, 2022 में अब आपका एज ए टूरिज्म एम्बेसडर बनने के बाद टारगेट क्या है? कितने पाकिस्तानियों को लेकर जाएंगे उज़्बेकिस्तान के, ठीक है जी इनको टूरिज्म करवाना है? कम से कम सिर्फ ज़ियारा के लिए हमने प्लान किया है, कम से कम 7 से 10 हज़ार लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह। ऑलरेडी मतलब 2-3 चार्टर फ्लाइट्स के तो लोग हो भी गए हैं। ओके, जी हाँ, तो एज सून एज वी विल हैव ओके फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम देयर, तो हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जबरदस्त, ऑल द बेस्ट सर। ये आपने फिगर जो दिया, मैं कहूंगा इससे डबल हो इंशाल्लाह, जो आप टारगेट इंशाल्लाह। सेट करें उससे डबल हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह, इतने ही यहाँ से वहां जाए और उतने ही वहां से बिल्कुल, यहाँ, और ये बिल्कुल। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो होगा, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, दोस्ती भी बढ़ती है, और ताल्लुक भी परवान चढ़ता है, बिल्कुल मुल्कों सही के बात। दरमियान का ताल्लुक है। और इस पर हम जब बात करें इंशाल्लाह, हम खुद भी जाएंगे और शोज भी वहां से करेंगे और आपको जी हाँ। दिखाएंगे वो कितना खूबसूरत इलाका है, कितना खूबसूरत वो मुल्क है, कितने प्यारे वहाँ के लोग हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज, एवरीथिंग, उस पर हम जरूर शोज करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और वस्त एशियाई ममालिक से इत्तेहाद के फितरी तकाजे, बदलते आलमी सियासी हालात में उज़्बेकिस्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान, सकाफती, तिजारती और मजहबी बंधन में बंधे बरादर ममालिक, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दोतरफा ताल्लुकात में एक और तारीखी बाब का इजाफा। खुशामदीद सदर उज़्बेकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। सेलिब्रिटी लाउंज में खुश आमदीद। सियासी शख्सियत मौजूद होती है, कहते हम हर दफा यही है सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम भी बड़े शरारती हैं, हम फिर भी सियासी बात कर देते हैं। आज फिर हम कहते हैं सियासी बात हम कम करेंगे। लेकिन जब आप ये जान लें, एक ऐसी शख्सियत हो जिसने शिकस्त दी हो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को, मैंने उनसे ब्रेक में कहा कि उनकी आहत तो नहीं लगी, उन्होंने कहा वो तो खुद आजकल आहें ले रहे हैं, तो वाकई आहें ही भर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला है जनाब। मैं बात करूँ मोहम्मद याकूब शेख साहब की, हल्का NA 39 रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए और जिसको हराया उसका मैं जिक्र पहले से कर चुका हूँ। साल 2019 से बतौर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए मौशी उमूर फराइज सरअंजाम दे रहे हैं, बने हैं सुबह पाकिस्तान के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं लगी, वो आहें ले रहे हैं। जी आहें ले रहे हैं और लेते रहेंगे सर, लेकिन फिलहाल तो खासे तगड़े नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, नंबर्स हमारे पास पूरे। कहाँ से पूरे? यही बात हम पिछले 4 साल से सुन रहे हैं, तकरीबन 4 साल हो गए। वो काफिले भी लेके आए यहाँ पे, उन्होंने सिट-इन्स किए इस्लामाबाद में, पूरे कंट्री में मोबिलाइज करने की कोशिश की, बट दे फेल्ड। बहुत सारी वजूहात तो उसके पीछे हैं और मेरे ख्याल में ऑब्वियस ये है कि वो एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं हैं। पहली बात तो ये है। फिर जो दूसरी बड़ी बात ये है कि उनके पास एजेंडा क्या है।
एजेंडा इमरान खान है। इमरान खान किस बात पे हटाना चाह रहे हैं आप? कोई एक लॉजिक होती है, कोई लॉजिक ऐसी हो जो लोगों को अपील करे, तो फिर तो समझ में आती है कि हाँ ठीक, कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस। अच्छा, महंगाई का एक एजेंडा था भी, लेकिन उसके ऊपर भी, उस गुब्बारे पे भी पिन लगा दी खान साहब ने। तो आपको लगता है कि सारी स्ट्रेटजी, जितना भी अब तक काम हुआ था ऑपोजिशन की तरफ से, जो भी हलवे पके थे, वो सब खत्म? सारी ख़त्म हो गए हुए हैं, क्योंकि खान साहब ने यही जो गुगली खेली है तो इनको समझ में नहीं आई है। क्योंकि 2 दिन पहले तक तो ये था जी कि 10 रुपए 12 रुपए उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो इंक्रीज होने वाली है। और फिर जब ऐलान हो गया कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस 10 रुपए कम हुई हैं, 10 रुपए समथिंग कम हुई हैं, तो ऑफ कोर्स पूरे कंट्री में उसका एक बड़ा उसकी मतलब पजीराई हुई है, और जो गरीब को एक बोझ है उसको कम करने की कोशिश की गई है। आप कभी ये ना भूलें कि पाकिस्तान कि जब बागडोर खान साहब के हाथ में आई तो उस वक्त कोई हालात अच्छे नहीं थे, और ये कभी भी ना सोचे कि आप अगर उसी नहज पे चलते रहे जिस नहज पे पिछली हुकूमतें चलाती रही हैं, हमारी हुकूमतों को, हमारे निज़ाम को, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, तो मेरे ख्याल में कभी भी आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। अब या तो ये कि भाई एक बंदा कुएं में जा रहा है, आप उसको पकड़ लेंगे भी गलत जा रहे हैं हम, या फिर ये कि आप आंखें बंद कर बैठ जाएं। तो हमारा स्टेट का, गवर्नमेंट का और हमारी कंट्री की जो वेरी एग्जिस्टेंस थी वो चैलेंज थी। जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हम फेस कर रहे थे इन द वेरी बिगनिंग, जब हम आए, हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की, तो आप देखें कि हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट्स थी वर्ल्ड बैंक की या एशियन डेवलपमेंट बैंक की या उनकी, वो देने के काबिल भी नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने रिजर्व्स को देखें कि आप इतने स्ट्रेंथन कर चुके हैं कि आपको ये वरीज नहीं है कि आपका ऑयल का बिल है या एडिबल ऑयल का बिल है वो आप अफोर्ड ना कर सके। तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, और ये चैलेंज था इस गवर्नमेंट के लिए, खान साहब के लिए। और मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल आर महसूस नहीं होती कि खान साहब ही वाहिद शख्सियत हैं जो इन चैलेंजेस से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस किस्म के बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं जिसमें जो हमारे फ्यूचर के लिए जो बेहतर है। या तो ये कि कॉस्मेटिकली हम कोई चीज़ें करते रहे और फिर उसके बाद वही धड़म तख्ता 5 साल के बाद फिर हम, यानी एक अगली गवर्नमेंट को अगर आप स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी दे के जाते हैं तो फिर उसमें उसके लिए मुश्किल होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसीज होनी चाहिए कि इकनॉमिक जो रिफॉर्म्स आप करें जो ज़रूरत है जिनकी। बिल्कुल ठीक है। अब सर, चूंकि मौशी उमूर को आप देख रहे हैं एज ए पार्लियामेंटी सेक्रेटरी, और ज़ाहिर है जब मौशी उमूर की हम बात करते हैं उसमें कौन कौन सी नई स्ट्रैटेजीज आप लोग अप्लाई करें आम आदमी को रिलीफ देने से मुतालिक? पहले तो मैं, अगर आप मेरे डिपार्टमेंट से मुतालिक आप पूछना चाह रहे तो वो भी ज़रूरी है कि मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपको मैं उसके बारे में कुछ बताऊँ। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करता है जो फॉरेन फंडिंग हमारे पास आती है, लोन्स की सूरत में आती है, ग्रांट्स की सूरत में आती है, तो हम उसकी केयर करते हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और फिर उसकी जो रीपेमेंट्स है उसको हम देख रहे होते हैं। अब चूँकि 18th That means IMF as well? Yeah, of course, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक्स जो हैं तो उनसे जो आप लोन्स या उनकी तरफ से आपको ग्रांट्स आती हैं तो उनकी केयर करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन। और फिर जब से 18th अमेंडमेंट आई है तो बहुत सारी चीज़ें जो है उस सूबों के पास चली गई, बट स्टिल व्हेन द फंड्स आर कमिंग इन टू आवर इकोनॉमी, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि जो जिन प्रोजेक्ट्स के लिए आए हैं उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हों, वो एग्जीक्यूट हों, और टाइमली जो है वो कंप्लीशन हो उन प्रोजेक्ट्स से जिनके लिए वो फंड्स लाए गए हैं। ये कितने फीसद फंड्स डायरेक्टली आप लोग देखते हैं और कितने फीसद फंड्स इन्हीं बैंक्स के, इन्हीं प्रोग्राम्स के सूबे देखते हैं? देखिए, 100% सूबे ही देखते हैं, बट हम एक मॉनिटरिंग एक मिनिस्ट्री हैं कि फंड्स आएंगे तो वो सारा उसका रिकॉर्ड हमारे पास होगा। फिर आपका एक सूबा था, आपने कहा था जी ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स हैं, ये रोड्स की स्कीम्स हैं, स्कूल्स की स्कीम है, हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए जो आपने ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसके लिए वो फंड आएगा। अब होता ये है, बल्कि मैं ये चाहूँगा आपको बताना कि जो पिछले अदवार में होता रहा है कि फंड्स आते थे और फिर उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती थी, उनको एग्जीक्यूट करना, उन फंड्स का यूज़ वो टाइम पे नहीं होता था। यानी ऐसा होता था कि 3 साल के लिए आपने एक फ़ंड लिया जी, $40 मिलियन लिए, आपने कोई रोड्स बनाने थे, हॉस्पिटल बनाना था, आपकी कोई भी एक प्रोजेक्ट था,
और फिर उसको आपने उन 3 साल में नहीं किया, फिर आगे जो इदारा है आपको 3 साल की एक्सटेंशन दे देता है, फिर उसमें नहीं होता था 15-15 साल तक। सर ये माजी की बातें और वो पेनल्टीज थी। माजी की बातें कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, अभी इसी हुकूमत की बात करते हैं। चूंकि आपने कहा कि जो तमाम फंड्स आते हैं वो सूबों के पास डायरेक्टली जाते हैं, आप लोग ज़रा सिर्फ उसको मॉनिटर करते हैं। सूबे सिंध की बात कर लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी कई मंसूबे वहाँ पर हमने देखे हैं, कुछ हुए भी हैं, क्या खुर्द बुर्द भी हुई है? खुर्द बुर्द की भी मिसालें बहुत सारी हैं। और इस दौरे हुकूमत पे मुझे बताइएगा सर, क्योंकि आप मैं बात करूंगा, आपने सिंध की बात की है, तो सिंध का खास तौर पे जब से मैं देख रहा हूँ ना इस डिपार्टमेंट में, तो बहुत ही मायूसी होती है कि वहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक नहीं है। आपके दौरे हुकूमत में सिंध हुकूमत को इन इदारों से कितने फंड्स मिले हैं? अगर आप राइट क्वांटम पूछेंगे तो मुझे उसको कैलकुलेट करके आपको देना पड़ेगा। अच्छा, रफली मतलब इट्स इन बिलियंस ऑफ द डॉलर्स हैं जो आए हैं, और वहाँ बिलियन ऑफ डॉलर्स आए हैं। लगे कितने हैं सर? लगे, देखें जैसे मैंने अर्ज किया है ना कि आपको हमने दिए 3 साल के लिए, आप लगाएं इसको। तो जो कोताही होती है वो ये होती है, ये नहीं कि गलत नहीं है, गवर्नमेंट्स लेती हैं लोन्स, डिलेज होते हैं, लेट होते हैं, वो कंसर्न है। और सिंध के साथ भी कंसर्न अभी भी सिंध में लेट होते हैं, हमारे बलूचिस्तान में भी कुछ लेट होते हैं, बट सिंध जो है ना वो एक बुरी मिसाल है इस मामले में कि अगर 3 साल के लिए आया तो वो प्रोलॉन्ग कर जाता है, और हम उनको पुश कर रहे होते हैं कि भाई आप लगाओ। इवन ग्रांट्स भी आपकी जो है वो आगे चली जाती है, जो आपको पैसा मैंने दिया है कि आपकी कोई किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर ले, स्कूल बना लीजिए, आपसे मैंने वापस नहीं लेना, बस स्टिल उसमें भी आगे नहीं करते हैं। तो नहीं सर, अगर ये पैसा आया है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के नाम पर आया है, ये पैसा आया सिंध हुकूमत के पास है, प्रोजेक्ट के लिए आया था, प्रोजेक्ट डिले हुआ, नहीं बना, व्हाटएवर, आप लोगों ने क्या किया फिर? हम उसको खाली पुश कर सकते हैं, बाकी चूंकि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूबों का इख्तियार है। अमेंडमेंट के बाद जो है वो उनकी एक ऑटोनॉमी आ गई हुई है। मॉनिटरिंग का सर फायदा क्या हुआ? हम हमारा काम जो है, हम उनको जैसे महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा इसी कंसर्न के ऊपर मीटिंग्स होती हैं। फिर यूँ सवाल कर लेता हूँ सर कि आपके दौरे हुकूमत में जब से आप इस मामले को देख रहे हैं, कितने बार आप लोगों ने सिंध हुकूमत को लेटर लिखे हुए नहीं मामला को लेकर के, भाईजान करें काम, पैसा आपको दिया गया है? नहीं, लेटर लिखने के बावजूद हम उनको बड़ा पुश करते रहते हैं, और उनकी जो वहाँ से कंफर्मेशंस आती है तो फिर ज़ाहिर है हमें रिलाय करना पड़ता है। तो अब कुछ उसमें बेहतरी भी, लेकिन आप लोग पुश करने से फायदा बहरहाल होता है, वो बिल्कुल हिलते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स होता है, हिलते हैं। अब अगर हम नाम ना लें तो वो तो साल के बाद भी कोई ना पूछे, तो हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं नहीं, हम उसको फॉलो करेंगे, और उस जो हमारी कंसर्न है वो ये है कि ये टाइमली इसकी एग्जीक्यूशन हो और टाइमली इसकी रीपेमेंट शुरू हो जाए। ये एक जो है अच्छा सर, टाइमली एग्जीक्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। रिसेंटली जब वज़ीर आज़म साहब ने सब्सिडी अनाउंस की है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये पेट्रोल के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, जब पहले बिजली की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें महंगी होती, कहा जा रहा है कि IMF का प्रेशर है। अब जब इनको कम कर दिया गया तो कहा गया है कि IMF को क्या जवाब देंगे। ये एक अपोजिशन की तरफ से बड़ा अपोज किया जा रहा है इस मामले को। ये क्या टर्मिनोलॉजी है? क्योंकि हम कल जब वज़ीर आज़म का बयान आया वो ये कह रहे हैं कि FBR ने चूंकि अपने अहदाफ जो हैं वो बड़ी बेहतरी के साथ पूरे किए हैं, तब जाकर हमने सब्सिडी दी है। तो क्या IMF के साथ मामला तो कहीं पे खराब नहीं हो रहे ना? आपके सवाल जो है ना आधा टेक्निकल है और आधा पॉलिटिकल है ना जी। आप पॉलिटिकल में अगर आप बात करेंगे तो मैं उसको पहले कहूँगा, फिर मैं टेक्निकल पे आऊँगा। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी के, उन्होंने ये कहा जी कि ये जो आपने अभी रियायत दी है तेल में, जो प्राइसेस आपने कम की हैं, तो ये अगली गवर्नमेंट के लिए आप प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो ये एक समझ में नहीं आती। एक तरफ आप ये कहते हैं जी कि आप प्राइसेस को कम करें, जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये अगले हुकूमत के लिए ऊपर जो है आप बर्डन लेके जा रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन टेक्निकल जो है ना वो ये है कि टेक्निकल हमें ये बोल्ड स्टेप्स लेने हैं पाकिस्तान को या तो इसी ग्रे एरिया में आप रखें, या फिर ये है कि जो एक अदर साइड है, जो ग्रीन साइड है, आप उस तरफ लेके जाएं। तो वो स्ट्रगल इस वक्त हमारी गवर्नमेंट कर रही है, खान साहब कर रहे हैं कि जो लॉन्ग लास्टिंग मेजर्स हम कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे जी कि हमें GT रोड के ऊपर 100 सीटें हमारी तो हम सारा पैसा यहाँ पे लगा दें। वो अपलिफ्ट कर रहे हैं जो पसमानदा इलाके हैं, जैसे जनूबी पंजाब है, जैसे डेरा इस्माइल खान है, बलूचिस्तान है, सिंध के कुछ इलाके। हम चाहते हैं कि इन इलाकों को उन तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लेके आएँ ताकि वहाँ की आवाम भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग हमारे जो इक़दामात हैं वो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करने चाहिए कि हम ये नहीं देख रहे कि हमारा इलेक्शन आगे क्या होगा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा। इसमें आप ये भी देखें कि आज कितने डैम्स ऐसे हैं जो हमने शुरू किए हैं, हमने बनाए हैं, कोई दसवीं हैं, यानी स्कोर्स आर देयर। ये नहीं कि एक आधे, बहुत सारे हमने शुरू किए बड़े डैम्स में। आप मोहम्मद डैम को लेकिन बादशाह डैम, ये जिनके ऊपर काम नहीं हो रहे थे वो सारे हमने मतलब अंडरटेक किए हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि कल की जो सूरत हाल है उसमें हम एक ऐसा रास्ता, एक हम डायरेक्शन दे देंगे जो एक मंजिल की तरफ जा रही हो। ये नहीं कि मंजिल अगर इस तरफ है तो हम इस तरफ रवाना हो रहे थे, कभी इस तरफ वाली मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो सर, जिस तरह से बिजली के हवाले से भी कोई मैकेनिज्म तो सामने नहीं आया है कि निर्खों में 5 रुपए की कमी तो है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होगी? नेपरा ने भी अनाउंसमेंट नहीं किया फिलहाल, लेकिन अब ये जब इसकी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो क्या आने वाले 15 दिनों या 20 दिनों के बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग इदारे कुछ इस तरह से काम करें ताकि पता चल सके अगर इतनी सब्सिडी दे दी गई, क्योंकि यहाँ तो 1 रुपए में भी इजाफा हो तो कंडक्टर कहना या सब्जी वाला कहना शुरू कर देता है, बाजी वहां से ये पैसे में मिल रही है तो हम आपको इतने में सब्जी कैसे दे सकते हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटीज कितनी बाकायदा तौर पर एग्जैक्टली पता चले जाकर कि वाकई आवाम को रिलीफ मिल रहा है, खाली सिर्फ अनाउंसमेंट से तो कुछ नहीं होगा। देखिए, इस निज़ाम में जब बिजली आप जनरेट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, तो उसमें मेनली ये है कि आपका इंपोर्ट बिल है, फर्नेस ऑयल का है, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कम उसमें पार्ट जो है आपका हाइडल का है। अब जो एक लॉन्ग लास्टिंग मेयर्स में ये भी है कि आप सोलर की तरफ जाएं, आप विंड की तरफ जाएं, तो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो यही हैं कि हम विंड की तरफ जाएं, हम जो सोलर पावर है उसकी तरफ जाएं, या हम हाइडल पावर में डिफरेंट डैम्स हम बना के उसको हम जनरेशन की जो हमारी कैपेसिटी हम उसको बढ़ाएं। अब आपकी आज जो कैपेसिटी है उसमें 60% अगर आप जो है उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल के ऊपर आप वो कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल के ऊपर कर रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स आपको एक इंपोर्ट बिल तो पड़ता है। अब वो मुफ्त में तो फर्नेस ऑयल आता नहीं है, आप खुद प्रोड्यूस करते नहीं है, तो इंपोर्ट जब होगा तो उसकी प्राइस तो वो होगी जो दुनिया में है, ठीक है नहीं, उससे भी मतलब हमें ऑफ कोर्स पेमेंट करके लेना पड़ता है। और जो आपका एक सिस्टम है उसमें आप इंडक्ट करते हैं तो पैसा लगा के करते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे मौके के ऊपर कि जब आपको ज़रूरत है कि आप उसको सस्टेन करें, ये भी एक इंतहाई बड़ा कदम था खान साहब की गवर्नमेंट के, उन्होंने ये 5 रुपए 5.5 रुपए की जो एकोमोडेट किया है गरीब को एक इंसेंटिव देने के लिए। बिल्कुल ऐसे, इससे पहले हम ये सुन रहे थे कि शायद टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी और कुछ लोगों को मिलेगी, लेकिन उन्होंने सबके लिए इसको किया। अब मेरा ख्याल है थोड़ा सियासत से हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये वैसे सोच रही थी। बड़ी हमने कोशिश करते हैं कि सियासत से हट जाए, तो हम फिर कोशिश करके देखते हैं। सर, हल्के में कितना जाना होता है? हल्के में महीने में 1 हफ्ता में जाता हूँ। ओके। मेरा अपने बिजनेस वगैरह भी उसको भी मैं देखता हूँ उसी यानी 3 हफ्ते में। यानी आप कर रहे हैं बिजनेस? जी, बिजनेस तो हमने तो ये सुना कि जो आ गया ना सियासत में इमरान खान साहब के साथ, वो कहते हैं बिजनेस का टाइम नहीं मिलता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में आप रिकॉर्ड देखें तो मैं मेरा ख्याल में 3rd रिचेस्ट हूँ उसमें पार्लियामेंटेरियंस। तो मुझे अफकोर्स जो एक रोटी अल्लाह ने दी हुई है उसको मजबूत थामना है मैंने और पकड़ना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। सर, आपने कहा 3rd रिचेस्ट है, आपसे ऊपर 2 कौन है? एक साले मोहम्मद हैं और आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द अदर गाय। एक कौन है? साले मोहम्मद साहब हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं वो? पीटीआई से हैं। जी, पीटीआई वाले खूब अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पे कौन है? जी, दूसरे नंबर पे नहीं याद आ रहा, तीसरा बंदा मुझे याद, तीसरा तो मैं, पहले वाले 2 मुझे याद नहीं आ रहे, एक तो साले मोहम्मद, एक और याद नहीं आ रहा मुझे। यानी आपने वो गूगल पे मौजूद है, कोई भी आपकी वेल्थ है, आपने वो डिक्लेयर की हुई है, आपने एहसास से डिक्लेयर की है। एक सुई भी आपने डिक्लेयर की हुई। सुइयां ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है जी। अपना बिजनेस है, हेड ऑफिस कराची में है, फिर उसके बाद अभी एक शुगर। बिजनेस किस चीज़ का सर? बेसिकली शिपिंग लॉजिस्टिक्स जो पेरेंट बिजनेस है। ओके। उसके बाद फिर शुगर मिल अभी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक लाहौर में एक प्रोजेक्ट है, उससे चिकन प्रोसेसिंग से रिलेटेड। अच्छा, तो ठीक है जी। बाकी तो शुगर में अब एंट्री हुई है आपकी? शुगर में एंट्री मेरी अभी हुई, मेरी अभी कंप्लीट हो रही है जुलाई तक। मेरा जो कोर बिजनेस है उसमें आज एक खास एक्टिविटी की मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आपके साथ आज बैठा हूँ। जी जी। लॉजिस्टिक्स के हवाले से जो मेरा हेड ऑफिस कराची में है, वहाँ हम आज फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के हवाले से जो इन ट्रांजिट टू उज़्बेकिस्तान है। जी जी। आजकल उज़्बेकिस्तान बड़े जा रहे हैं सारे। जी, तो उज़्बेकिस्तान का हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गए भी थे, उस विजिट में भी हम थे और हमने वो किया। तो जो मतलब मेरे ऑफिस वहाँ पे ताशकंद में और दोशंबे ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे हैं। तो वहाँ ये था कि लॉजिस्टिक्स हम कर रहे थे। ठीक है। पिछले 5 साल से उज़्बेकिस्तान से हम लॉजिस्टिक्स हम कर रहे थे। और जब मेरी अब से 4 साल पहले उनके एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, 15 मिनट की एक मुलाकात मेरी तय थी। अच्छा। पर जब मैंने उन्हें कहा कि आपकी शिपमेंट्स तो मैं अपनी पोर्ट से, पाकिस्तानी पोर्ट से, पोर्ट कासिम से, कराची से आपको डिलीवर कर रहा हूँ इन 9 डेज ओनली, यहाँ से कराची से मूव करके मैं लेके आया तो 9 डेज में आपको तिरमिज़ में डिलीवर कर रहा हूँ।
तो ही कुडंट बिलीव दैट, ही वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है और कहीं से भी उसको 22-25 दिन से जो है कम नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो उसने मुझे कोई 30 मिनट और दिए। सो क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। मैंने कहा कि आप ये ग्रुप से आपके और ये मेरे साथ काम कर रहे हैं और हम इनके डिलीवर कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन में मेरी 4 एक और मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात कराई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद वही जो बीज हमने बोया था आज उसका एक पौधा निकला है। आज यानी प्रेसिडेंट साहब कल आ रहे हैं और जो उनका आज एक फॉर्मल इन ट्रांजिट टू उज़्बेकिस्तान एक पहली शिपमेंट वो भी मेरी ही है जो उज़्बेकिस्तान के लिए आज इंशाल्लाह निकल जाएगी। क्या बात है सर, जबरदस्त कोइंसिडेंस से हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त माशाल्लाह। तो आप सर शुगर मिल पे भी आ जाते हैं, शुगर मिल पे ख्याल कैसे आया कि अच्छा यार शुगर मिल्स भी होनी चाहिए? मैं ट्रेडिंग करता हूँ शुगर की और फिर ये था तो कि मिल भी अपनी हो? मिल भी अपनी हो। फिर हमने कोशिश की 1-2 मिलें यहाँ पे, एक पंजाब में देखी, एक सिंध में देखी। मिल लगाई है कि खरीदी है? नहीं, वो देखी, फिर उसके बाद बात नहीं बन सकी। उनके पास लाइबिलिटीज़ थी और कुछ शुगर केन का मसला था, शॉर्टेजेस थी और प्रॉब्लम्स थे। जैसे सिंध में ये था जी कि जरदारी साहब जो है किसी को गन्ना नहीं ले जाने देते, तो मैं डर गया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपने इलाके में सर वैसे अमूमन ऐसा होता भी है कि जितने भी शुगर मिल वाले हैं ना बड़ी जल्दी पकड़ में आते हैं, बिलखुसूस अगर वो सियासतदान हो तो बहुत ज्यादा आते हैं। जब आपने इस बिजनेस की तरफ जाने का सोचा मिल का, आपके जहन में ख्याल आया था? देखिए ख्याल तो आता है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप देख रहे होते हैं कि बिजनेस एक आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर आपको अंडरटेक करना होता है। यानी पैसा लोग तो यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, मैं बाहर से लेके आऊँ, मेरी सारी रेमिटेड अमाउंट्स हैं जो मैं लेके आया। आप ये सोच इस तरह से रहे कि रेमिटेंस है पाकिस्तान में, लेकिन मैं कमिंग बैक टू दैट पॉइंट सर, क्या वाकई सिंध में ऐसा है कि जरदारी साहब किसी को गन्ना बेचने नहीं देते किसी और को? सर वो ऐसा था कि जब हम डील कर रहे थे ना एक मिल की, तो उसमें जो मैनेजमेंट थी ना, तो उनके एक साहब के मुंह से निकल गया, उन्होंने कि जी फिर रात के लिए मसला हो जाते तो सारे पुलिस आ जाती है और रोडों पे खड़े हो जाते हैं और हमारी ट्रॉलीज को जो वो डाइवर्ट करते हैं। तो फिर डाइवर्ट किस मिल की तरफ करते हैं? जो मिले हैं जरदारी साहब के ग्रुप की जो मिले वहाँ पे डाइवर्ट करते हैं। तो फिर एक मतलब वो अक्रॉस द बोर्ड एक चीज़ नहीं थी ना, फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। सोच लिया कि उधर लगाने का फायदा नहीं है, यहाँ पे पैसा नहीं लगाना। तो इसके बाद मैंने अपने इलाके में, अपने हल्के में मैंने लगाई, डेरा इस्माइल खान में। गन्ना है वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह गन्ना है। मतलब फिर तो आपको मसला ही नहीं सर वहाँ पे? जी इंशाल्लाह। खेतों शेतों को जब विजिट करते हैं तो कभी तोड़ के खाया भी है गन्ना? हाँ। खाते रहते हैं, क्यों नहीं। जबरदस्त। जी शुएब आपका कभी इत्तेफाक हुआ? खाया नहीं जाता वैसे, जो भी चबाया जाता है। ओके फाइन। ठीक है। अच्छा सर चले इस पे आते हैं कि ज़रा ये तो आप शुगर मिल्स की बात भी की और इससे पहले आपने जो दीगर अपने बिजनेस है उसकी बात भी की। थोड़ा सा ये बताएं कि पर्सनल टाइम मिलता है, मी ओनली टाइम मिलता है, फैमिली टाइम मिलता है, या कि सियासत और बिजनेस इसके बाद और कोई वक्त नहीं बचता? दिस रियली बिकम सो हार्ड टू गेट सम टाइम फ्रॉम द फैमिली। और मैं बड़ा क्लोज फैमिली वाला बंदा हूँ और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजारूँ, लेकिन जो यानी आपकी मसरूफियात होती हैं दिन भर की, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उससे मैं उकता जाता हूँ। ओके। बाहर की आप एक जहाज ले लें सर अपना। अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ। तीसरे नंबर पर रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन और कहते हैं पोजीशन में नहीं हो सर। नहीं, वो कहते हैं ना हाथी लेना तो आसान है, उस हाथी को पालना फिर मुश्किल होता है ना। यानी ले सकते हैं, पालना जरा जहाज ले लेंगे वो फिर और ज्यादा मसला होगा, कभी यहाँ से उड़ा के वहाँ, किसी को वहाँ से लेके यहाँ पर। जी एग्जैक्टली, मुश्किल होता है। तो आप देखते हैं इंशाल्लाह। तो फिर जिन 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 शुएब आप इशारा कर रहे हैं ना, चाहे शुगर मिल हो, चाहे गन्ना हो, चाहे जहाज हो, सब ये फंसाने वाले काम है। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, हमारा तो काम है सवाल करना, और सर आराम से निकल जाते हैं इस सवाल से साइड से। मैं पता है इस मामले पे ये जो आप शुगर की आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ आपका इशारा हो रहा है, मैं ये चाहूँगा कि इसमें मैंने खान साहब के साथ हम बैठे तो उस वक्त यही बात शुगर की हो रही, तो मैंने मशवरा दिया था उनको। अब ये मशवरा मेरे खिलाफ जा रहा है, मैं समझता हूँ, बट स्टिल इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, मैंने मशवरा दिया था कि साहब देखिए इसकी जो बेस्ट वे है ना इसको कंट्रोल करने का, वो ये है कि मेरी मिल के ऊपर 10 ट्रॉलीज आती हैं, उनका एक वेट है, ठीक है, 400 मन की आ रही है, 600 मन की एक ट्रॉली आ रही है, तो उसमें एवरेज देखें कि 10% जो है ना वो शुगर बनती है। बिल्कुल। तो कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है, आप उसका रिकॉर्ड रखें, ठीक है। एंड ऑफ द डे आप ये करें कि जो मिलर है आप उसको तय कर दें कि उसको 15% दे दें। से मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹68 पर kg है, आप मुझे अगर ₹84 देते हैं या 82 देते हैं, दैट शुड बी गुड इनफ टू मी, ठीक है ना जी। अब उसके बाद बाकी अगर होता है तो वो ट्रेडर कर रहा होता है बीच में, या मिलर की जो कन्वेंस होती है वो कर रहे होते हैं।
तो वहाँ पे आपको जो है ना उसको कंट्रोल करना होता है। तो मैंने खान साहब से कहा था कि आप ये एक टेलीमीट्रिक कर लें, आप कितनी ट्रॉलीज आई, मैंने कितना तो प्रोडक्शन सामने आ जाएगी, प्रोडक्शन सामने आ जाएगी और आप उसको खुद सिक्योर करें। लेकिन गवर्नमेंट शुड सिक्योर इट, वो अपने पास रखिए और जितनी उसकी जरूरत है उसी के हिसाब से रिलीज करें। अल्लाह करे आपकी अगर जैसे इस दफ़ा है 7 मिलियन टन की हमारी प्रोडक्शन की है, वो है इंशाल्लाह एक टारगेट है। अगर वो 7 मिलियन टन हो जाता है तो आपकी 6.8 6.7 तक आपकी कंजम्पशन है, बाकी आपके लिए सरप्लस भी बचता है। तो वो एक बस एक जुमला सर, क्या आपने ये भी कहा था उनसे कि शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडी भी दी जाए? नेवर, कभी नहीं कहा, कभी कहेंगे भी नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया और मैं ये इन चीजों में कभी भी नहीं जाता कि स्टेट की कास्ट पे अगर आप पलते हैं ना, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जुल्म यही होता है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू करते हैं। हम आपसे कहेंगे अल्लाह हाफिज़, लेकिन जाते जाते बता देंगे इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू करें, बरह रास्त आपको लिए चलते